नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे शुरू होने जा रहा है नॉर्सेट 2021 का स्पेशल एपिसोड हल्ला बोल। जी हां, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज आपके लिए लेके आया है स्पेशल नॉर्सेट हल्ला बोल क्लासेज सेशंस। और इसके अंदर नॉर्सेट के पेपर्स के अंदर आने वाले डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट रहते हैं उससे संबंधित सारे ही तरीके के जो है थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो है यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है CPR, BSL या ACLS। आप सभी को पता है कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और कई सारे क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से इस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो CPR क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS क्या होता है, एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट क्या होता है ACLS जिसको हम बोलते हैं, उस सब के बारे में डिटेल के साथ में आज हम समझने वाले हैं, ताकि इस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन जो है वो हम बिल्कुल एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सही कर पाए। तो सभी लोगों का स्वागत, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज का ये सेशन 9 बजे होने वाला था और 8 बजे शुरू करने का रीज़न है नेटवर्क, जो कि आज थोड़ा गायब साइब सा रहेगा एग्ज़ाम की वजह से। इसलिए सभी लोगों को आप कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि कई लोग 9 बजे क्लास के इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप सभी लोग उनको कनेक्ट कर दीजिए ताकि सभी लोग हमसे जुड़ पाए और एक बेहतरीन सेशन का जो है वो फ़ायदा उठा पाए। तो शुरुआत करते एक बेहतरीन सेशन की, एक बेहतरीन थॉट के साथ में कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। तो शुरुआत करते एक बेहतरीन सेशन की और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं CPR के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर CPR का फुल फॉर्म क्या है। तो CPR को हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं हम? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब देखिएगा, इस CPR के लिए 2 वर्ड और यूज करते हैं और इन 2 वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एक तो आपने देखा होगा इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट, BLS बोलते हैं इसको, और इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक लाइफ सपोर्ट। और एक वर्ड और यूज करते हैं CPR के लिए और उसको हम बोलते हैं एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट, ACLS। इसको क्या बोलते हैं? एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट। अब याद रखिए कि ये है क्या। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जो फुल फॉर्म यहाँ पे बनी है बेसिक लाइफ सपोर्ट की, एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट की या कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन की, इसका बेसिक मीनिंग क्या है? तो ये एक लाइफ को सपोर्ट करने वाला प्रोसेस है जिसको हम यूज करते हैं उन मरीजों के अंदर जिनमें कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट हो जाता है, मतलब जिनका हार्ट काम करना बंद कर दे या लंग्स काम करना बंद कर दे। ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में सवाल कि हु इज द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CPR। जैसे होता है ना कि आप किसी एग्जाम को दे रहे हो तो इस एग्जाम के लिए कौन एलिजिबल है, वैसे हमें यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि CPR के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले मैं CPR की एलिजिबिलिटी की बात करता हूं कि ऐसा कौन है जो इसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबल कौन है सर? तो CPR के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसकी परिभाषा ये होती है कि सबसे पहले वो कैंडिडेट जो अचानक से सडनली अनरेस्पॉन्सिव हो गया। पहली परिभाषा क्या है एलिजिबिलिटी की? अनरेस्पॉन्सिव। कोई भी इंडिविजुअल जो अचानक से किसी मॉल के अंदर शॉपिंग कर रहा था और अचानक से गिर जाता है, अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है। वो इंडिविजुअल जो अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, वो इंडिविजुअल जिसका हार्ट, जिसको मैं बोलता हूं ब्रीदिंग, है ना, हार्ट जिसको मैं बोलता हूं हार्ट रेट, और जिसके लंग्स जिसको मैं बोलता हूं ब्रीदिंग यूनिट, तो जिसका ब्रीदिंग और जिसका हार्ट, और वी कैन से हार्ट रेट या पल्स रेट, ये या तो एब्सेंट है या
सही नहीं है, बिल्कुल गड़बड़, नॉर्मल नहीं है ना। तो जिसका ब्रीदिंग और जिसका हार्ट रेट ये दोनों के दोनों गड़बड़ हो चुके हैं। ब्रीदिंग जो है वो सही वाली ब्रीदिंग बिल्कुल भी नहीं है, न के बराबर ब्रीदिंग है ऐसा हम समझे, और हार्ट रेट जो है वो लगभग एब्सेंट है या एब्सेंट ही है, हम वी कांट पाल्पेट दैट वन। तो ये दोनों चीजें या तो बहुत ज्यादा मतलब इतनी कम कि वो नेग्लिजेबल है, थोड़ी बहुत है लेकिन बिल्कुल नेग्लिजेबल, या है ही नहीं, हम इनको कह सकते हैं एब्सेंट। अभी हम वर्ड यूज करते हैं एब्सेंट। तो जिसका लंग्स काम नहीं कर रहा है, जिसमें ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं चल रही है, जिसमें हार्ट रेट जो है वो बिल्कुल एब्सेंट है, और वो इंडिविजुअल क्या हो चुका है, अनरेस्पॉन्सिव। ऐसे 3 क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल कर रहा है तो वो एलिजिबल कैंडिडेट है जिसको सीपीआर देना होता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं करना है कि कोई भी आदमी सड़क के किनारे लेटा हुआ है, आप जाओगे और सीधा सीपीआर दोगे, साहब हम सीपीआर पढ़ गए हैं, सीपीआर शुरू कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है, वी हैव टू असेस द एलिजिबिलिटी, कि उसका क्या होना चाहिए, अनरेस्पॉन्सिव होना चाहिए, उसमें ब्रीदिंग जो है वो बिल्कुल एब्सेंट है, और उसमें हार्ट रेट जो है वो एब्सेंट है। अगर ये तीनों क्राइटेरिया को वो इंडिविजुअल फुलफिल कर रहा है तो उस इंडिविजुअल हम सीपीआर दे सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो सीपीआर है, ये सीपीआर जब हम शुरू करेंगे, अब किसी इंडिविजुअल में हम सीपीआर शुरू करते हैं, तो सीपीआर शुरू करेंगे तो सीपीआर को बंद कब करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीपीआर को पढ़ने से पहले, इसको शुरू कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें काम में लेते हैं, उनको समझने से पहले अगर किसी में आपने सीपीआर शुरू कर दिया तो बहुत बेसिक फंडामेंटल रूल है कि सीपीआर को कभी भी कंप्लीट किए बिना बंद नहीं करते, बीच में इंटरप्ट नहीं करते। सीपीआर हमेशा अनइंटरप्टेड प्रोसेस है। तो सीपीआर को बंद कब करेंगे, क्योंकि एक बार शुरू कर दिया तो बंद करने का भी समय आएगा। तो बंद कब करेंगे ये पहले हमें समझना है। अगर आप शुरू कर दे और आपको पता ही नहीं हो कि इसको बंद कब करते हैं, तो फिर आप शुरू नहीं कर पाएंगे। जैसे होता है ना, अगर आप गाड़ी सीख रहे हो तो गाड़ी को रोकते कैसे ये पहले सीखते हैं, फिर हम चलाना शुरू करते हैं। क्योंकि आपने चलाना शुरू कर दिया और आपको ब्रेक लगाना ना आया तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सीपीआर को शुरू करते हैं और इसको एक अनइंटरप्टेड प्रोसेस से हम बोलते हैं, तो इसको बीच में बंद नहीं करना होता है। तो बंद करने के क्या क्राइटेरिया है, व्हेन वी कैन स्टॉप द सीपीआर। दूसरा सवाल बनता है एग्जाम में, पहला तो यही बनता है कि हु इज एलिजिबल फॉर सीपीआर, दिस इज द एलिजिबिलिटी। अगला सवाल बनता है कि सीपीआर जो है उसको हम कब बंद कर सकते हैं, व्हेन टू स्टॉप, हम सीपीआर को बंद कब कर सकते हैं। सीपीआर क्या होता है ये पूरा प्रोसेस हम समझेंगे, लेकिन सर इसको बंद कब कर सकते हैं, तो इसको समझने का बहुत आसान सा तरीका कि सीपीआर शुरू क्यों किया था। शुरू किया था हमने कि मरीज का हार्ट और लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर ब्रीदिंग और हार्ट रेट वापस रिटर्न हो जाए, अगर ब्रीदिंग और हार्ट रेट, व्हेन ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट रिटर्न्स, जब ब्रीदिंग और हार्ट रेट वापस रिटर्न आ जाए तो सीपीआर को बंद कर सकते हैं। पहला एलिजिबल क्राइटेरिया बंद करने का। दूसरा क्राइटेरिया बंद करने का, सीपीआर कब बंद कर सकते हैं, तो सीपीआर जब आप दे रहे हो किसी इंडिविजुअल को और उसमें इमरजेंसी मेडिकल हेल्प पहुंच गई है और डिफिब्रिलेटर आ गया है। डिफिब्रिलेटर वो तरीका है जिससे आप हार्ट को वापस जो है उसके अंदर हार्ट रेट को लौटवा सकते हो। तो अगर डिफिब्रिलेटर पहुंच गया, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी हेल्प अराइव, अगर आपकी इमरजेंसी हेल्प वहां पे पहुंच गई है, इमरजेंसी हेल्प जो है वो वहां पे पहुंच गई है, अराइव हो गई है, लाइक डिफिब्रिलेटर, क्या पहुंच गया है, डिफिब्रिलेटर अगर वहां पे पहुंच गया है तो आप सीपीआर को क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। सीपीआर को बंद करने का तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है कि सीपीआर जो दे रहा है वो देने वाला थक जाए और ऐसा लग रहा हो कि थोड़ी देर बाद में देने वाले को सीपीआर देना पड़ेगा, है ना। जो वहां पे रेस्क्यूअर है, जो बचाने वाला है, वो भी अगर सीपीआर खुद के लगने जैसी हालत उसकी हो जाए तो वो बंद कर सकता है। तो जब रेस्क्यूअर जो है वो एग्जॉस्टेड हो जाए, व्हेन रेस्क्यूअर मतलब जो बचाने वाला है, रेस्क्यूअर जो है वो क्या हो जाए, एग्जॉस्टेड हो रहा है। एग्जॉस्टेड मतलब वो थक जाए, जो दे रहा है वो अगर थक जाए तो सीपीआर बंद कर देना होता है, नहीं तो उसको सीपीआर देना पड़ जाएगा। ये प्रॉब्लम और होती है, और ज्यादातर ये प्रॉब्लम तब होती है जब सीपीआर उस जगह पे शुरू करते हैं जहां पे कोई दूसरा लोग हेल्प करने वाला नहीं होता है। हॉस्पिटल में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। हॉस्पिटल में क्या, एक आदमी अगर सीपीआर दे रहा है, थक जाए तो दूसरा तैयार रहता है,
तो मल्टीपल लोगों की मदद ली जाती है। लेकिन आप सड़क के किनारे किसी अनरेस्पॉन्सिव आदमी को आप अकेले हैं और सीपीआर आपने शुरू किया, तो हो सकता है कि आप अकेले थक जाए और कोई मदद वाला दूसरा आपके साथ में है नहीं रेस्क्यूअर, तो वहां पे आपको सीपीआर बंद कर देना होता है। ये भी एक क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया तो क्या हो गया, पहला तो ये हो गया कि जब ब्रीदिंग वापस आ जाए, है कि नहीं है। दूसरा हो गया कि इमरजेंसी हेल्प अगर अराइव हो जाए, जैसे डिफिब्रिलेटर, तो सीपीआर बंद कर सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि जब रेस्क्यूअर जो सीपीआर दे रहा है वो अगर एग्जॉस्टेड हो जाए, थक जाए और कोई वहां पे मेडिकल सेटअप नहीं है, कोई दूसरा मदद करने वाला नहीं है, तो हम सीपीआर वहां पे बंद कर सकते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सीपीआर को बंद करने का, और ये क्राइटेरिया क्या रहता है कि सीपीआर उस समय बंद कर सकते हैं जब फिजिशियन डिक्लेयर कर दे कि क्लाइंट इज नो मोर। तो चौथा जो क्राइटेरिया हमारा है सीपीआर को बंद करने का, और वो क्राइटेरिया क्या है कि व्हेन फिजिशियन या हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये डिक्लेयर कर दे, क्या डिक्लेयर कर दे वहां पे, डिक्लेयर दैट क्लाइंट्स कैन नॉट बी सर्वाइव, ये सर्वाइव नहीं कर सकता। अब अगर ये डिक्लेयर हो जाए तो सीपीआर बंद कर देना होता है। ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो सीपीआर दूंगा भाई, ऐसे कैसे बंद कर दूं, वो नहीं करना होता है। सो यहां पे सीपीआर को बंद करने के 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमने यहां पे पढ़े। याद रखिएगा, हम सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, कितना देते हैं, कितना वेंटिलेशन है, कितना कंप्रेशन है। आप तो बस सिस्टमेटिक इसको सुनते जाइए। पहला तरीका हमने ये बताया, एलिजिबल कौन है। एलिजिबल की 3 कंडीशन थी, अनरेस्पॉन्सिव क्लाइंट, हार्ट रेट नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है। फिर हमने बताया ये एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के बाद हम सीपीआर देंगे। तो सीपीआर कैसे देते हैं, इस पूरे प्रोसेस को पढ़ने से पहले सीपीआर को बंद कब कर सकते हैं, तो बंद करने के 4 क्राइटेरिया याद रख लीजिएगा। पहला यहां पे लिखा हुआ है जब ब्रीदिंग रिटर्न और हार्ट रेट वापस आ जाए। दूसरा क्राइटेरिया है कि इमरजेंसी हेल्प वहां पे पहुंच गई है, लाइक डिफिब्रिलेटर। और तीसरा यहां पे है कि जब रेस्क्यूअर एग्जॉस्टेड हो गया है। डिफिब्रिलेटर जब आ जाता है तो डिफिब्रिलेट जब मरीज को करते हैं उस समय सीपीआर नहीं देते हैं, है कि नहीं, क्योंकि वो करंट है। और आप कहोगे हाँ हम सीपीआर दे रहे हैं, तुम डिफिब्रिलेटर, हाउ इट पॉसिबल, दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो वो नहीं करते हैं। और तीसरा है जब रेस्क्यूअर एग्जॉस्टेड हो जाए तब सीपीआर हम वहां पे बंद कर सकते हैं। ये तब जब हेल्थ केयर सर्विसेज वहां पे अवेलेबल नहीं हो। और अगला हमने यहां पे पढ़ा कि वहां पे जब फिजिशियन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि द क्लाइंट इज नो मोर, है ना, अब इनका टाइम जो है वो आ गया है ना। वो एक कहानी सुनी होगी ना, हम जन्म से करते हैं अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो ये टाइम उस समय आता है जब फिजिशियन डिक्लेयर करता है, तो उस समय सीपीआर बंद कर सकते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जब सीपीआर को स्टॉप किया जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब अगला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि ये सीपीआर देते क्यों हैं। तो क्या सीपीआर देने से हार्ट वापस काम करने लग जाता है इसलिए देते हैं, तो जवाब है खोटा, ये नहीं है। दूसरा, क्या सीपीआर से सांस वापस आ जाती है, तो जवाब है गलत, इसलिए सीपीआर नहीं देते। बहुत बेसिक तरीके से मैं बताता हूं आपको कि सीपीआर एग्जैक्टली देते क्यों हैं, व्हाई। अगला है कि कोई भी आदमी, अभी आपने बताया कि सर रेस्पॉन्सिव हो जाता है आदमी, जो है वो ब्रीदिंग चली जाती है, हार्ट रेट चली जाती है, तो क्या सीपीआर देने से, चेस्ट के एरिया को कंप्रेस करने से या वेंटिलेट करने से, ब्रीदिंग देने से क्या आदमी के हार्ट और लंग्स वापस काम करने लग जाते हैं, इसलिए सीपीआर देते हैं? तो जवाब है गलत। सीपीआर इसलिए कभी भी नहीं देते हैं। सीपीआर देने का जो रीजन है वो बेसिक समझिएगा। हम सबको पता है कि हमारा जो ये 4 चैम्बर का हार्ट है, ये हार्ट ब्लड को पंप करता है बॉडी को, ये ब्लड को पंप करता है बॉडी को। और इस हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, ये ब्लड प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड है। ये ब्लड प्योर होता है। प्योर का मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, और ये ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए इम्प्योर ब्लड जाता है किसके पास में? लंग्स के पास में। ये यहाँ पे मेरे लंग्स होते हैं, और ये लंग्स क्या करते हैं, ये जब इम्प्योर ब्लड लंग्स के पास में पहुंचता है तो लंग्स इस इम्प्योर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड करता है। और ऑक्सीजन ऐड होने के बाद में यहां से आपको पता हो तो जो पल्मोनरी वेन होती है वो लेफ्ट हार्ट के अंदर ब्लड को लेके आती है, और ये ब्लड फिर प्योर ब्लड होता है जो बॉडी को सप्लाई होता है। और बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड आया था वो लंग्स को जाता है प्योर होने के लिए। एक सिंपल सी मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म के थ्रू जो ये प्योर ब्लड होता है, ये प्योर ब्लड ही होता है जो एओर्टा के थ्रू बॉडी को सप्लाई होता है। और आप सबको पता होना चाहिए कि इस एओर्टा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है, जिस ब्रांच को हम नाम देते हैं कैरोटिड कोरोनरी आर्टरी,
और दूसरा होता है कैरोटिड आर्टरी। एक होती है कोरोनरी, जो कोरोनरी किसको सप्लाई करती है, हार्ट को। एक होती है कैरोटिड, जो किसको सप्लाई करती है, ब्रेन को। एक ब्रेन को जाती है, एक हार्ट को जाती है। यहां पे राजा सिस्टम है जिसको मैं बोलता हूं ब्रेन। और ये जो राजा सिस्टम है ब्रेन, ये किससे मिलके बना होता है, न्यूरॉन से मिलके बना होता है। तो ब्रेन को प्योर ब्लड जाता है, हार्ट को प्योर ब्लड की सप्लाई होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। अब एक बहुत बेसिक तरीके से सोचिएगा कि कारण चाहे कोई भी हो, आदमी में ड्राउनिंग हुई है, हार्ट अटैक आया है, कोई भी रीजन रहा हो जिसकी वजह से उसका हार्ट काम करना बंद कर दे और लंग्स काम करना बंद कर दे, तो जरा एक सेकंड के लिए सोचिए कि क्या उसके ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो पाएगी। तो जवाब है नहीं। अगर आदमी सांस ही नहीं ले रहा है तो उसके ऑक्सीजन ऐड नहीं हो पाएगी। अगर आदमी ब्लड को पंप ही नहीं कर रहा है, तो जब ब्लड को पंप नहीं कर रहा है तो क्या उसकी बॉडी को प्योर ब्लड की सप्लाई होगी, नहीं। तो ना तो ब्लड प्योर हो रहा है लंग्स से, ना प्योर ब्लड बॉडी को सप्लाई हो रहा है। ये दोनों काम नहीं हो रहे। जब ये दोनों काम नहीं होंगे तो मेरे हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा और मेरे ब्रेन को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को नहीं मिलेगा, ब्रेन को नहीं मिलेगा, जो बॉडी के दोनों वाइटल ऑर्गन हैं, और ऐसा बोला जाता है कि ब्रेन को अगर 5 मिनट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता है तो उसमें इरिवर्सिबल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, और 10 मिनट तक अगर ब्लड ना मिले तो परमानेंट ब्रेन डेथ हो जाती है। तो ऑक्सीजन के प्रति सबसे सेंसिटिव सेल ब्रेन है। ब्रेन के पास में न्यूरॉन है, और न्यूरॉन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो न्यूरॉन जो है उनका क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा, और उनमें रीजनरेशन का पावर नहीं होता है। इस परमानेंट डैमेज को बचाने के लिए, इस ब्रेन डेथ को बचाने के लिए हम सीपीआर देते हैं, और ब्रेन को लगातार ब्लड की सप्लाई होती रहे तब तक जब तक इस आदमी के हार्ट और लंग्स काम नहीं करने लग जाते। और हार्ट काम कब करने लगेगा, जब आप उस इंडिविजुअल को डिफिब्रिलेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हार्ट ने ब्लड को पंप करना बंद कर दिया तो हम एक्सटर्नली कंप्रेस करके हार्ट से ब्लड को पंप करवाते हैं। लंग्स में गैसेज का एक्सचेंज बंद हो गया तो हम माउथ टू माउथ ब्रीथ देके या वेंटिलेट करके लंग्स में ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करवाते हैं, ताकि गैसेज का एक्सचेंज हो और ऑक्सीजन ऐड हो ब्लड के साथ में। जब ब्लड के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और जब हार्ट हम कंप्रेस करके ब्लड को पंप करवा देंगे तो ये ब्लड सप्लाई हो जाएगा ब्रेन को, और ब्रेन सर्वाइव कर जाएगा। कहानी समझ में आई सीपीआर की। तो सीपीआर देते हैं वाइटल ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होता रहे इसके लिए। और ये वाइटल ऑर्गन कौन सा है, हार्ट है, और ये वाइटल ऑर्गन कौन सा है, ब्रेन है। तो ब्रेन को बचाने के लिए सीपीआर देते हैं, ब्रेन में हो रहे हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए सीपीआर देते हैं, ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती रहे तब तक जब तक कि हार्ट और लंग्स वापस अपना काम करने नहीं लग जाए, इसके लिए सीपीआर देते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि सीपीआर क्यों देते हैं, सीपीआर कब बंद करते हैं, और सीपीआर किसको देते हैं। एलिजिबिलिटी हमने पढ़ी, बंद करने का तरीका पढ़ा, और क्यों देते हैं इसका तरीका हमने पढ़ लिया। अब इस सीपीआर के अंदर एक और बात एग्जाम में पूछी जाती है, और यह बात क्या है कि सीपीआर के अंदर एडल्ट किसको बोलते हैं, चिल्ड्रन किसको बोलते हैं, और इन्फेंट किसको बोलते हैं, और नियोनेट। ऐसे सीपीआर में अलग अलग तरीके होते हैं। याद रखिएगा, सवाल यहां से भी बना है कि एडल्ट सीपीआर का मतलब होता है कि वो इंडिविजुअल जिसकी उम्र 8 साल और उससे ज्यादा हो, सीपीआर में उसको एडल्ट काउंट कर लिया जाता है। उम्र कितनी, 8 ईयर और मोर देन 8 ईयर्स, 8 साल और 8 साल से बड़े आदमी को सीपीआर में एडल्ट बोला जाता है। 1 साल से लेके 1 to 7 ईयर की जो एज होती है उसको सीपीआर के अंदर चिल्ड्रन बोला जाता है, और 1 साल की उम्र तक अप टू 1 ईयर्स, 1 साल की उम्र तक सीपीआर के अंदर इन्फेंट एज काउंट की जाती है। और नियोनेटल एज जो होता है वो पहले 28 दिन 28 ईयर्स है ना, 28 दिन के बाद में 28 दिन के बाद में जो है 28 दिन के बाद में जो है वो शुरुआत होती है किसकी, इन्फेंट की। तो पहले 28 दिन को नियोनेट कहते हैं, इन्फेंट जो होता है वो 28 दिन से लेके 1 साल तक की उम्र को कहते हैं, और उसके बाद में 1 से 7 साल जो होता है वो हमारा चिल्ड्रन होता है।
और 8 साल और उससे ज्यादा अगर हो तो उसको सीपीआर में क्या काउंट किया जाता है, एडल्ट। ये होता है एज ग्रुप। हम जब अब सीपीआर पढ़ेंगे उसमें ये 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हम वहां पे बात करेंगे एडल्ट की, हम वहां पे बात करेंगे चिल्ड्रन की, और हम बात करेंगे इन्फेंट की। ऐसे 3 लोगों की हम सीपीआर में बात करेंगे। जो नियोनेट का सीपीआर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, इसको नियोनेटल रिससिटेशन कहते हैं, और उसका तरीका भी थोड़ा अलग होता है। तो अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी को पैदा होते ही हम सीपीआर देते हैं, उसका तरीका डिफरेंट है। और ये जो 3 एज ग्रुप है, इन्फेंट, चिल्ड्रन और एडल्ट, इनका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है सीपीआर के अंदर। ये 2 अलग अलग बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, बेसिक लाइफ सपोर्ट और सीपीआर। क्लियर हो गया। अब देखिएगा अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी। अब अगला सवाल बनता है कि सीपीआर देते कैसे हैं। हमने ये पढ़ लिया, एलिजिबिलिटी पढ़ ली, एज ग्रुप पढ़ लिया, बंद कब करते हैं पढ़ लिया, और क्यों देते हैं ये पढ़ लिया। अब सवाल आता है कैसे देते हैं, हाउ। सीपीआर जो होता है वो देते कैसे, ये जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है उसको दिया कैसे जाता है, हाउ वी कैन गिव द सीपीआर। तो सबसे पहले कोई भी आदमी जो आपको अनरेस्पॉन्सिव मिले, जो आदमी जो है रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जिसके अंदर ब्रीदिंग एब्सेंट है, हार्ट रेट एब्सेंट है, सड़क के किनारे आदमी पड़ा हुआ है और ये अनरेस्पॉन्सिव है, आप गए और आपने देखा कि वो अनरेस्पॉन्सिव है, तो आप उसका रेस्पॉन्स चेक करेंगे। सीपीआर का सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वी हैव टू आस्क द क्लाइंट, उसको जगाओ और पूछो हेलो हेलो आर यू ओके, क्या तुम सही हो, ये पूछना होता है, उसका रेस्पॉन्स चेक करना होता है सबसे पहले। अगर मरीज पड़ा हुआ है सड़क के किनारे और आप जाते ही शुरू हो गए हम सीपीआर पढ़ के आए, हम सीपीआर देंगे तुम्हें, अरे क्यों देंगे भाई, वो सो रहा है, नींद आ रही है उसको, तो उसको जगाओ, जग रहा है, बोले हाँ क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, तो सोने दो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, तो नहीं करना है डिस्टर्ब, सीपीआर नहीं देना है, अनरेस्पॉन्सिव नहीं है, वो नींद में सो रहा था, लेकिन आपने उसको जगाया, हेलो मिस्टर बाबूराम प्लीज गेट अप, और देर इज नो रेस्पॉन्स बाय मिस्टर बाबूराम, सो दिस इज द अनरेस्पॉन्सिवनेस। तो फर्स्ट यू विल चेक द रेस्पॉन्स ऑफ द क्लाइंट, और आपका मरीज कैसा होना चाहिए, अनरेस्पॉन्सिव होना चाहिए, ये सबसे पहला क्राइटेरिया है। तो ये मरीज जो बैड साइड रहता है, जो भी बैड साइड है या सड़क के किनारे या कहीं भी मिल सकता है आपको, वो आदमी का सबसे पहले अनरेस्पॉन्सिव होना जरूरी है। यू हैव टू चेक द रेस्पॉन्स। क्या चेक करना है आपको, चेक द रेस्पॉन्स। सबसे पहले रेस्पॉन्स चेक करो कि वो जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो रेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो फिर अगला नंबर क्या लगेगा कि वी हैव टू चेक फॉर द पल्स रेट एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और हार्ट रेट चेक करो। अगला नंबर ये लगता है कि जब आपने रेस्पॉन्स चेक कर दिया और वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो हम क्या चेक करेंगे, उसका पल्स चेक करेंगे और उसका ब्रीदिंग चेक करेंगे। 2 चीजें यहां पे चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, एक तो चेक करना है आपको ब्रीदिंग, और दूसरा चेक करना है आपको पल्स रेट या हार्ट रेट, पल्स रेट या इसी को हम बोलते हैं हार्ट रेट। ये 2 चीजें चेक करनी है। एग्जाम में यहां से भी सवाल बना हुआ है। तो अनरेस्पॉन्सिव था, तो अब हम डिटरमाइन करते हैं, तो एक तो ये चेक करते हैं। अब सवाल ये बनता है इसको चेक कैसे करते हैं और इसको चेक कितने टाइम में करना होता है। 2 सवाल बनते हैं यहाँ पे, इसको चेक कैसे करते हैं और इसको चेक कितने टाइम में करते हैं। तो ये जो चेक करने का तरीका होता है पल्स रेट या ब्रीदिंग, इट शुड बी चेक्ड विद इन 10 सेकेंड। अब 10 सेकंड का मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली 10 सेकंड में चेक करेंगे। 2 सेकंड में कर पाओ तो 2 में कर लो, 3 में करो तो 3 में, पर 10 सेकंड मैक्सिमम टाइम है आपके पास में, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। तो शुड बी चेक्ड, इसको चेक करना होता है विद इन 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम आपके पास में नहीं है। तो 10 सेकंड के अंदर आपको चेक कर लेना होता है ब्रीदिंग और पल्स रेट या हार्ट रेट, ये दोनों चीजें है ना। हार्ट रेट और ब्रीदिंग आप चेक कर रहे हो तो 10 सेकंड के अंदर चेक कर लो। ये तो टाइम है ना, टाइम का सवाल बनता है। तो टाइम तो है हमारा 10 सेकंड के अंदर। कैसे करते हैं चेक, ब्रीदिंग कैसे चेक करते हैं और ये कैसे चेक करते हैं, पल्स रेट या हार्ट रेट। तो अगर ब्रीदिंग को आपको वहां पे चेक करना है, किसको चेक करना है, अगर आपको वहां पे ब्रीदिंग को चेक करना है, तो ब्रीदिंग को चेक करने का जो तरीका रहता है वो तरीका है कि ब्रीदिंग शुड बी चेक्ड बाय 3 मैकेनिज्म, लुक, लिसन एंड फील। क्या तरीका है ब्रीदिंग को चेक करने का, लुक, लिसन एंड फील। ये ब्रीदिंग को चेक करने का तरीका है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है।
लुक का मतलब होता है कि मरीज की चेस्ट वॉल को देखो कि वो ऊपर नीचे हो रही कि नहीं हो रही, उसमें चेस्ट में मूवमेंट है कि नहीं है, चेस्ट एलिवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चेस्ट के मूवमेंट देखो, लुक मूवमेंट ऑफ चेस्ट। लिसन, जो ब्रीदिंग साउंड है उसको सुनो, है ना, अपने कान लगा के सुनो कि मरीज में सांस की आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। और फील का मतलब होता है आपका जो ये एरिया है वो मरीज के कान के पास होना, मरीज के नाक के पास होना चाहिए, तो कान से आपको सुनाई दे जाएगा। और आपका जो चिक है, गाल वाला एरिया है, वहां पे मरीज अगर सांस ले रहा है तो उसकी हवा फीलिंग होगी, आपको गाल के ऊपर फील होएगा कि हाँ मरीज जो है उसके अंदर सांस चल रही है। तो लुक, लिसन और फील, ये ब्रीदिंग को चेक करने का तरीका होता है। दूसरा पल्स रेट या हार्ट रेट की हम बात करते हैं। दूसरा पल्स रेट की हम बात करें, पल्स रेट, तो सर पल्स रेट कैसे चेक करते हैं? तो पल्स रेट चेक करने की साइट इंपॉर्टेंट है। पल्स रेट चेक करने की साइट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहे कि एडल्ट के अंदर पल्स रेट आपको चेक करना है, किसके अंदर? एडल्ट के अंदर, तो आपकी जो पहली साइट होनी चाहिए वो हमेशा कैरोटिड होनी चाहिए। एडल्ट में पल्स रेट को चेक करने की पहली साइट कौन सी होती है? कैरोटिड। कौन सी होनी चाहिए? कैरोटिड होनी चाहिए। अगर आपको चिल्ड्रन के अंदर पूछे, चिल्ड्रन के अंदर, चिल्ड्रन में पल्स चेक करने की साइट, तो यहां पे भी क्या होनी चाहिए? कैरोटिड होनी चाहिए। एडल्ट में भी कैरोटिड, चिल्ड्रन में भी कैरोटिड। पल्स की चेक करने की फर्स्ट साइट कौन सी है? तो एडल्ट में पूछा जाए तो भी कैरोटिड और चिल्ड्रन में पूछा जाए तो भी कैरोटिड। क्लियर हो गया? अगर आपको इन्फेंट के अंदर पूछा जाए, इन्फेंट में याद रखिएगा, एडल्ट के अंदर कैरोटिड अगर नहीं, एब्सेंट है मतलब पल्स नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन के अंदर कैरोटिड इज द फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड नंबर पे हम फीमोरल के लिए जाते हैं, लेकिन पहली साइट आपकी हमेशा कौन सी होनी चाहिए? कैरोटिड होनी चाहिए। और अगर आप इन्फेंट के अंदर चेक करते हैं, इन्फेंट जो कि 1 साल तक का बच्चा है, और उसके अंदर पल्स को चेक करने की साइट होती है वो ब्रेकियल होती है। कौन सी होती है? ब्रेकियल। इसके अंदर अगर आपको पूछा जाए तो आपकी साइट कौन सी होनी चाहिए? ब्रेकियल। क्लियर है? और इनमें सेकेंडरी साइट पूछे तो फिर हम जाते हैं फीमोरल के लिए, है ना। इसके बाद की अगर पूछे तो हम किसके लिए जाते हैं? फीमोरल के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? फीमोरल। लेकिन इनिशियल साइट जब भी पूछे एग्जाम के अंदर तो आपको यहां पे कैरोटिड, कैरोटिड और ब्रेकियल, ये 3 चूज करनी है। ये पल्स की चेक करने वाली जगह, ठीक है। और पल्स जो है वो चेक करने का कि हम के 10 सेकंड के अंदर चेक करें। तो हमारा जो ये क्लाइंट था, इस क्लाइंट के अंदर हमने बोला कि वी हैव टू फर्स्ट चेक द रेस्पॉन्स, और उसके बाद में रेस्पॉन्स चेक करने के बाद में हमने मरीज में क्या असेस करना है कि हमने मरीज में पल्स असेस करना है और रेस्पिरेशन असेस करना है। ये दोनों असेस कर लिया और क्लाइंट जो है वो आपका बिल्कुल भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और ये दोनों ही चीजें एब्सेंट है। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सीपीआर। तो अब हमें अगला काम क्या करना है? वी हैव टू कॉल फॉर हेल्प। हमें मदद बुलानी है, क्योंकि अगर आपने सीपीआर शुरू कर दिया और मदद बुलाना भूल गए, अगर आपने सीपीआर शुरू कर दिया कि भाई हाँ मरीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तीनों फुलफिल कर रहा है, चलिए हम सीपीआर शुरू करते हैं, और अगर आपने मदद नहीं बुलाई तो ये आप थक जाएंगे, सीपीआर बंद करना पड़ेगा, आपका मरीज कभी नहीं बचेगा। क्योंकि हमने बोला हार्ट रेट तो तभी आएगी जब डिफिब्रिलेटर आएगा और उससे थोड़ा रिदम बनेगा, तभी शायद मरीज वापस उठ पाएगा। तो हार्ट रेट वापस लौटे, हार्ट खुद काम करने लगे, इसके लिए मदद की सख्त जरूरत है यहाँ पे, और मदद आपको बुलानी पड़ेगी। मदद आपको क्या करनी पड़ेगी? बुलानी पड़ेगी। तो मदद बुलाना अगला स्टेप है अपना। यहाँ पे समझ रहे हो बात को? ये स्टेप कर दिया आपने, चेक कर दिया। अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? वी हैव टू कॉल फॉर हेल्प। क्या करेंगे हम? कॉल फॉर हेल्प। हमें मदद बुलानी है, कॉल फॉर हेल्प, मदद बुलानी है। स्पेशली एडल्ट के अंदर तो ऐसा ही करना है कि हमें क्या बुलानी है? मदद बुलानी है कि भाई आ जाओ, यहाँ मरीज जो है अनरेस्पॉन्सिव है, मैं सीपीआर शुरू कर रहा हूं, आप लोग आ जाओ। ये मेडिकल हेल्प की बात कर रहे हैं हम। हेल्प कौन सी? मेडिकल हेल्प। ठीक बात है। लेकिन अगर वो बच्चा है, चिल्ड्रन है या इन्फेंट है, तो उनके अंदर हम क्या करते हैं कि एक बार एक साइकिल पूरा करके फिर मदद के लिए बुलाते हैं, क्योंकि उनके पास में थोड़ा टाइम कम होता है और उनके लिए सीपीआर ज़्यादा अर्जेंसी है। तो अगर वो एडल्ट है तब तो वी हैव टू कॉल फॉर हेल्प, लेकिन अगर वो वहाँ पे इन्फेंट है या चिल्ड्रन है तो उनके अंदर हम एक साइकिल कंप्लीट करके और फिर हेल्प के लिए वहाँ पे कॉल करते हैं। ये दो अलग अलग बातें हैं। तो चिल्ड्रन और इसके अंदर अलग चीज़ है और एडल्ट के अंदर अलग है। क्लियर हो गया है कि नहीं है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कॉल फॉर हेल्प फॉर एडल्ट एंड
infant or children हो, after completion of one cycle then we go for call for help. इतनी बात क्लियर। अब देखिएगा, ये तो हुई अगला स्टेप, आपने हेल्प बुला दी। हेल्प बुलाने के बाद में अब हम सीपीआर शुरू करेंगे। अब हम क्या शुरू करेंगे? सीपीआर शुरू करेंगे। अब इस सीपीआर को जब हम शुरू करते हैं तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका तरीका क्या है। तो इसका तरीका है CAB, सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीदिंग। तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद कंप्रेशन। जब हम सीपीआर शुरू करते हैं तो उसके अब गाइडलाइन क्या बन गई है? पहले तो A, B और C था, अब गाइडलाइन क्या बन गई है? C, A और B। C, A और B का क्या मतलब है? सबसे पहले कंप्रेशन से शुरू करते हैं क्योंकि सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेशन। और फिर किसका नंबर लगता है? एयरवे का नंबर लगता है। और फिर किसका नंबर लगता है? ब्रीदिंग का नंबर लगता है। तो सर्कुलेशन से शुरू करो, फिर एयरवे का नंबर आएगा और फिर ब्रीदिंग का नंबर आएगा। तो वी स्टार्ट विद सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन के अंदर आपको क्या करना है? चेस्ट कंप्रेशन देना है। सर्कुलेशन में तो क्या करते हैं? चेस्ट में कंप्रेशन देते हैं, यही कहानी है। जब हम सर्कुलेशन की बात करते हैं तो चेस्ट में क्या देते हैं? कंप्रेशन देते हैं। और जब हम एयरवे और ब्रीदिंग की बात करते हैं, एयरवे और ब्रीदिंग की, तो एयरवे को ओपन करना और फिर ब्रीदिंग देना। एयरवे को पेटेंट करना पहली प्रायोरिटी और फिर ब्रीदिंग देना दूसरी प्रायोरिटी यहाँ पे। तो सर्कुलेशन और उसके बाद में एयरवे और ब्रीदिंग, एयरवे और ब्रीदिंग। क्या क्या करेंगे अपन? एयरवे को ओपन करेंगे, एयरवे को ओपन करना और फिर वहां पे मरीज को ब्रीदिंग। तो एयरवे पेटेंट करना पहली प्रायोरिटी है और फिर मरीज को ब्रीदिंग देंगे। ब्रीदिंग माउथ टू माउथ दे सकते हैं और बैग एंड मास्क से वेंटिलेट कर सकते हैं, दोनों तरीके। ब्रीदिंग कैन बी गिवन माउथ टू माउथ और ब्रीदिंग कैन बी गिवन बाय बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। तो यहां पे हमने बोला सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीदिंग, 3 स्टेप है यहां पे, सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीदिंग। चलिए अब अगला इंपॉर्टेंट बात है, सर्कुलेशन के लिए हम चेस्ट का कंप्रेशन करते हैं। सर्कुलेशन के लिए हम क्या करते हैं? चेस्ट का कंप्रेशन करते हैं। और एयरवे के लिए एयरवे को ओपन करते हैं और ब्रीदिंग के लिए ब्रीदिंग दिया जाता है। अब ये जो एयरवे ओपन है, यहां से एक सवाल और बनता है। चेस्ट कंप्रेशन की हम अभी बात करने वाले हैं, कितना देते हैं, कब देते हैं, कैसे देते हैं। एयरवे और ब्रीदिंग की हम अलग अलग बात करने वाले हैं। तो अगर मैं पहले कंप्रेशन के बारे में बात करूं, पहले मैं किसके बारे में बात करूं? कंप्रेशन के बारे में बात करूं। कि सबसे पहले कंप्रेशन की बात करें तो सर कंप्रेशन कब देते हैं और कितना देते हैं, इसकी हम बात करें तो सीपीआर के अंदर जो कंप्रेशन होता है, पहले उसकी साइट सेलेक्ट करनी होती है आपको। कंप्रेशन की जो साइट होती है वो इंपॉर्टेंट है, कंप्रेशन की जो डेप्थ होती है वो इंपॉर्टेंट है और कंप्रेशन की जो स्पीड होती है वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कंप्रेशन देते कहाँ है? तो चेस्ट वाले एरिया में। मतलब ऐसा हो सकता है ना, एब्डोमेन को कंप्रेस करते हैं या घुटनों को दबाते हैं या सर को दबाते हैं या हाथों पाँव को दबाते हैं, किसको दबाते हैं? तो दबाने की जगह, कंप्रेशन मतलब दबाना, दबाने की जगह होती है चेस्ट वाला एरिया, जहां हार्ट है वहीं दबाना पड़ेगा ना, क्योंकि हार्ट को पंप कराना है। तो कंप्रेशन की जो साइट होती है वो अपना स्टर्नम होता है। कौन सा साइट होता है? स्टर्नम होता है, स्टर्नम। अब सवाल ये नहीं बनता कि कौन होता है स्टर्नम में, कौन सा। तो याद रखिएगा, ये जो स्टर्नम है, ये जो स्टर्नम है, इस स्टर्नम को हम अगर देखें तो एक स्टर्नम, इसको हम डिवाइड करें 2 भाग के अंदर, स्टर्नम को डिवाइड करें अगर अपन 2 भाग में, है ना, ये स्टर्नम के अपन ने 2 भाग बना दिए। तो जो लोअर हाफ वाला स्टर्नम होता है ये सबसे अच्छी साइट होती है। जो कंप्रेशन की जगह है वो कौन सी है? लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, ऑफ द स्टर्नम। कंप्रेस कहां करते हैं? तो नीचे वाला आधा स्टर्नम को हम कंप्रेस करते हैं, नीचे वाले आधे हिस्से ऑफ स्टर्नम को हमें कंप्रेस करना होता है। तो कंप्रेशन जो होता है वो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम होता है, पूरी स्टर्नम उसको आधा बीचों बीच वाली लाइन से नीचे, तो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। और इसको असेस करने का बहुत आसान तरीका है कि दोनों जो निप्पल होते हैं क्लाइंट के, ब्रेस्ट के जो निप्पल है, उस निप्पल से एक ऐसी एक लाइन इमेज करो और उसके नीचे वाले एरिया को कंप्रेस करो, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। जब हम कंप्रेस करते हैं तो किससे कंप्रेस करते हैं? पाँव से करना है या सर से करना है, या है ना किससे करना है कंप्रेस, है ना, कोई लेके आना है, हथौड़ा लेके आना है, उससे टक 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 ऐसे करना है। हाउ कैन बी कंप्रेस? सो द कंप्रेशन शुड बी डन विद योर हैंड, इंटरलॉकिंग इट, डोमिनेंट हैंड नीचे होना चाहिए और दूसरा वाला ऊपर, और ये एक्सटेंड होना चाहिए एकदम। एल्बो जो होती है वो बेंड नहीं होनी चाहिए कंप्रेशन के समय, बिल्कुल एक्सटेंड होनी चाहिए। कंप्रेशन देने वाले आदमी को घुटनों के ऊपर बैठना है
मरीज के पास में खड़े खड़े कंप्रेशन नहीं देते हैं, तो मरीज के पास में मरीज को सीधा लेटाना है और घुटने मतलब टिका के आदमी को उसके पास में बैठना है और अपने हाथ को ऐसे सीधा करना है, एल्बो को लॉक कर देना है और इफेक्टिव कंप्रेशन लगना चाहिए लोअर साइड की तरफ। ये कंप्रेशन का साइट है जहां पे हमें इफेक्टिवली कंप्रेस करना है। जब हम इस साइट के ऊपर कंप्रेशन दे रहे हैं तो इस कंप्रेशन की जो स्पीड है उसको मेंटेन करना है आपको, इस कंप्रेशन की स्पीड को मेंटेन करना है। और स्पीड कितनी रहनी चाहिए कि इतनी स्पीड रहनी चाहिए कि 100 से 120 कंप्रेशन जो है वो 1 मिनट में मरीज को लग जाने चाहिए। 100 से 120 कंप्रेशन 1 मिनट में लग जाए, ये कंप्रेशन की स्पीड होनी चाहिए आपकी वहां पे। तो दिस इज द स्पीड ऑफ कंप्रेशन। लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम इज द साइट। जब हम कंप्रेस करते हैं तो कितना डीप जाना चाहिए भाई, कितना डीप दबाऊं, इतना दबाऊं कि पसली पीछे से बाहर निकल जाए मरीज के कमर में से, वर्टिब्रा से, है ना, या कितना डीप दबाऊं मैं, या सिर्फ इतना सा कि मतलब उसको टच कर दूं ऊपर स्टर्नम पे। तो कंप्रेशन की डेप्थ अगला सवाल बनता है, डेप्थ। तो जो कंप्रेशन की डेप्थ होती है वो एडल्ट के अंदर होती है 1.5 से 2 इंच। कितनी होती है? 1.5 से 2 इंच तक आपका जो चेस्ट वॉल है वो अंदर की तरफ धंसना चाहिए, 1.5 से 2 इंच। ये कंप्रेशन की क्या होती है? डेप्थ होती है एडल्ट के अंदर। अगर हम चिल्ड्रन और इन्फेंट में बात करें तो आधा इंच कम कर दो। चिल्ड्रन के अंदर 1 से 1.5 इंच और इन्फेंट के अंदर आधा से 1 इंच, ऐसा आधा कम कर दो, है ना। तो एडल्ट की ये है 1.5 से 2 इंच और चिल्ड्रन और इन्फेंट में बात करेंगे तो कम कर दो आधा, 1 से 1.5 और आधा से 1। हालांकि चिल्ड्रन और इन्फेंट में चेस्ट के डेप्थ का 1/3 कंप्रेशन करते हैं, ऐसा बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन हम नॉर्मली समझे हम तो आधा इंच कम कर दो चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर। एडल्ट में होना चाहिए 1.5 से 2 इंच। ये कंप्रेशन की डेप्थ है, ये कंप्रेशन की स्पीड है, ये कंप्रेशन की साइट है, ये कंप्रेशन के लिए यूज करते हैं अपन हैंड को। कंप्रेशन देने का तरीका ये रहता है मरीज के अंदर, ठीक है। कंप्रेशन के साथ में सिर्फ कंप्रेशन देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंप्रेशन से तो आप हार्ट को दबा रहे हो जिससे हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, लेकिन सिर्फ ब्लड को पंप कराने से क्या होगा? उसमें ऑक्सीजन भी तो होनी चाहिए। अगर आप ब्लड को पंप करा रहे हो और ऑक्सीजन ऐड नहीं कर रहे हो तो ब्रेन को सिर्फ ब्लड जाएगा, तो सिर्फ ब्लड जाने से पार नहीं पड़ेगा। हालांकि ये भी है कि अगर आप वेंटिलेट नहीं कर पाओ तो कंप्रेशन करो, एटलीस्ट ये मरीज के लिए ज़्यादा बेहतर है और मरीज के लिए एकदम मतलब जान बचाने वाला काम कर रहे हो आप। तो कंप्रेशन ओनली सीपीआर भी होता है, लेकिन इससे ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा तो हम वहाँ पे वेंटिलेट भी करते हैं साथ में मरीज को। तो पहला हो गया कंप्रेशन, सर्कुलेशन की बात की हमने। कंप्रेशन के बाद में अब हम बात करने वाले वेंटिलेशन के बारे में। अब हम बात करने वाले वेंटिलेशन के बारे में। याद रखिएगा वेंटिलेशन कैसे करते हैं, वेंटिलेशन कैसे करते हैं इसकी हम बात करें तो वेंटिलेशन की अगर हम बात करें, अभी कई बच्चे थोड़ा लेट जुड़े होंगे, उनको मैं बता दूं कि क्लास का टाइम 9 बजे था। इसको 8 बजे शुरू करने का रीजन है कि 9 बजे के बाद में हमारे पास में इंटरनेट सुविधा बंद होने वाली है राजस्थान के अंदर स्पेशली, और उसकी वजह से राजस्थान के सभी कैंडिडेट को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्लास को 1 घंटे पहले करने का डिसीजन लिया ताकि उन तक ज्ञान पहुंच सके। और वो जो है इंपॉर्टेंट बात ही, कई बच्चों कहे सर बाद में हम कैसे पढ़ेंगे, तो उनके लिए हमने तुरंत ये डिसीजन लिया। इससे कुछ लोगों को जरूर थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम हुआ होगा कि भाई अचानक से ये कैसे हुआ, लेकिन वो रिपीट वीडियो देख सकते हैं, ये अवेलेबल रहेगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ताकि सभी लोग जो है उनकी सूटेबिलिटी हो जाए, है ना। तो किसी काम को पहले करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम जो है वही ना, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी काम को जल्दी निपटाना जिंदगी के लिए सबसे बेहतरीन है। तो अगला कंप्रेशन के बाद में मैं बात करने वाला हूं वेंटिलेशन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाला हूं? वेंटिलेशन के बारे में, वेंटिलेशन के बारे में, वेंटिलेशन के बारे में। देखो हमारा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमारा ध्येय यह है कि आप लोगों तक ज्ञान को किसी तरीके से पहुंचाया जाए, और भगवान ने इंसान को बनाया मदद के लिए। हम अपनी तरफ से अपने अंदर जो ज्ञान है अपने पूरे एफर्ट लगा के आप तक डिलीवर करें और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और उस दिन सबसे ज्यादा जो खुश होंगे वो आपके पेरेंट्स हैं। उनके चेहरे की हंसी के लिए हम सब काम करते हैं, उनके चेहरे की हंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है हम सब लोगों के लिए। और भगवान, उनको हमने खुश कर दिया तो भगवान अपना आप खुश हो गया, ये हमें अच्छे से पता है। तो बस आप अच्छे से पढ़ते रहो,
आज ये हल्ला बोल जो क्लास का सेशन शुरू हुआ है टिल नॉरसेट चलेगा और एक एक टॉपिक का टैटवा हम दबाने वाले हैं और वो कोई टॉपिक हम पीछे नहीं रखेंगे जो नॉरसेट में आता है, सभी को हम रिवाइज करेंगे इसी मजेदार सेशन की तरह, ताकि हम बेहतरीन कर जाएंगे इस एग्जाम के अंदर। और वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है, सीट जो है वो लगभग जैसा अनुमान था कि 5,000 तक आ सकती है, तो लगभग 3,500 तक सीट तो आने की पूरी संभावना हो चुकी है। तो 3,000 से ऊपर ही सीट है आपके सामने, है कि नहीं है? तो बड़े अच्छे से और ध्यानपूर्वक इन चीजों को समझें, सारे सेशन को अटेंड करें, सभी अपने दोस्तों को इस सेशंस के बारे में बताएं ताकि सभी लोग इसका बेहतरीन फायदा उठा सके। अब अगला इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है कि वेंटिलेशन की हम बात करें तो यहां पे हम ब्रीदिंग की बात करेंगे। कंप्रेशन के बाद में हम एयरवे और ब्रीदिंग की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, एक वर्ड है एयरवे और एक वर्ड क्या है ब्रीदिंग, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब एग्जाम में सवाल बनता है एयरवे और ब्रीदिंग का, तो हमेशा याद रखिएगा कि जिसको सांस नहीं आती है उसको जब हम सांस देते हैं तो उसके लिए पहले एयरवे को पेटेंट करते हैं, सांस के रास्ते को क्या करना पड़ेगा, पेटेंट करना पड़ेगा, और एयरवे को पेटेंट करने के बाद में हम उसको ब्रीदिंग देंगे। समझ रहे हो? तो एयरवे को पेटेंट करने का सर तरीका क्या है? तो एयरवे को पेटेंट करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है, एयरवे को कैसे पेटेंट करें सर, तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट बातें एग्जाम में कई बार पूछी हुई है जिसकी मैं बात करूं। एक तो होता है एयरवे को ओपन का, एयरवे ओपन के दो मेथड है। एक मेथड होता है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, और दूसरा तरीका होता है जो थ्रस्ट मैनुअर, थ्रस्ट मैनुअर। एयरवे को ओपन करने के दो तरीके होते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट और जो थ्रस्ट मैनुअर। अब याद रखिएगा कि अगर मैं बात करूं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट की, अब इन दोनों में मैं आपसे पूछूं कि एयरवे को ओपन करने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है, कौन सा तरीका है जो एयरवे को सबसे अच्छे तरीके से ओपन कर सकता है, कौन सा तरीका है जो एयरवे के ओपन करने के लिए ही बना हुआ है, कौन सा तरीका है जिसमें एयरवे को ओपन करने के सारे गुण दिखते हैं, कौन सा तरीका है जो एयरवे ओपन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, वो सबसे बेहतरीन तरीका है। तो आपका जवाब होएगा कि सर वो होगा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। ये सबसे सुंदर तरीका है एयरवे को ओपन करने का, सबसे सुंदर तरीका दोनों में से। ये पूछा मैंने, सबसे सुंदर तरीका कौन सा है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। लेकिन याद रहे कि अगर हमारे मरीज का जो अनरेस्पॉन्सिव हुआ है उसमें ट्रोमा का हिस्ट्री है, मरीज छत से गिरा है, मरीज जो है वो गड्ढे में गिरा था, सड़क से जा रहा था, व्हाट्सएप चला रहा था, गड्ढा खोद दिया नगर निगम वालों ने और वो गड्ढे के अंदर गिर गया, मरीज पानी की टंकी चेक करने गया छत पे, वहां से गिर गया। ऐसी अगर ट्रोमा की हिस्ट्री है मरीज में तो हम फिर इस बेस्ट तरीके को काम में नहीं लेते, तो फिर हमें दूसरे तरीके से काम चलाना पड़ता है, और वो कौन सा है, जो थ्रस्ट मैनुअर। तो याद रखिएगा, एयरवे ओपन करने का तरीका जो हम काम में लेते हैं किस मरीज में, जो मरीज हमारा ट्रोमा का होता है उसके अंदर काम में लेंगे जो थ्रस्ट मैनुअर, ताकि स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी नहीं हो। क्योंकि जो आदमी ऐसे गिरता है उसमें कौन सी हड्डी टूटती है, वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा के टूटने की पूरी आशंका, और उससे किसको इंजरी होने की संभावना है, स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होने की वहां पे संभावना रहती है, इस बात को आपको पक्का वहां पे ध्यान रखना होता है। तो वहां पे हम कौन सा तरीका काम में लेते हैं, जो थ्रस्ट मैनुअर। जब ट्रोमा का मरीज हो, सर्वाइकल इंजरी की संभावना हो, उसमें हम हेड को टिल्ट करके चिन को लिफ्ट नहीं करते, क्योंकि आप ऐसे लिफ्ट करोगे तो वहां पे स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो जाएगा, और सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि C4 से ऊपर, अबव C4 लेवल अगर इंजरी हो जाए तो अबव C4 लेवल में जो एग्जैक्टली C4 नर्व है वो फ्रेनिक नर्व है, और फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को सप्लाई करती है, और उसको इंजरी होती है मरीज का रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा। और हर सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में मरीज को क्वाड्रिप्लेजिया हो जाता है, चारों हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। तो सर्वाइकल इंजरी को प्रिवेंट करना है तो फिर ये तरीका अच्छा नहीं है। कौन सा तरीका काम में लेंगे, जो थ्रस्ट मैनुअर काम में लेंगे। ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये तो हमने बोल दिया एयरवे का तरीका, ओपन करने का तरीका। एयरवे को ओपन कर दिया और अब मरीज को वेंटिलेट करेंगे। मरीज को क्या करेंगे, वेंटिलेट। तो वेंटिलेट कैसे करते हैं, तो एक तरीका रहता है ब्रीदिंग देने का कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे दो, जो तरीका आजकल हम यूज नहीं लेते हैं, या नॉर्मली लोग इस तरीके से ब्रीदिंग देना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोगों की आदत पान बाहर है ना,
आहार, उनका आहार बन चुका है पान बहार, और आई डोंट नो क्यों बन चुका है, जो कि ओरल कैंसर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मेल में पाया जाता है, और उसका रीजन है ये सारे के सारे खैनी, गुटखा, बहार, आहार, है कि नहीं, ये सब रीजन है। लेकिन फिर भी ऐसा यूज करते हैं, तो हाउ कैन वी गिव द माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, बहुत मुश्किल है, हम वो डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। तो जब हम ये नहीं ले पाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन को प्रीफरेंस देते हैं। माउथ टू माउथ जब हम नहीं देते हैं तो कैसे देते हैं, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। तरीका माउथ टू माउथ भी है और वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका हम क्या काम में लेते हैं, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। और जब हम बैग एंड मास्क वेंटिलेट करते हैं, बैग एंड मास्क वेंटिलेट करते हैं, तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन से मरीज को ब्रीथ दिया जाता है। और इसके अलावा और क्या तरीका है, तो लैरिंजियल मास्क यूज कर दो, एंडोट्रेकियल इंटुबेशन कर दो, या ट्रेकियोस्टोमी कर दो। ये एडवांस एयरवे सारे के सारे। बाहर से दे रहे हैं तो माउथ टू माउथ और बैग एंड मास्क। और एडवांस एयरवे की बात करूं मैं, कौन से एयरवे की, एडवांस एयरवे की। तो एडवांस एयरवे में कौन सा आता है, एडवांस एयरवे के अंदर आपका आएगा कौन कौन, आपका लैरिंजियल मास्क एयरवे, एलएमए बोलते हैं इसको, इंटुबेशन, इंटुबेशन के अंदर जो है ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल इंटुबेशन, या फिर ट्रेकियोस्टोमी, ये सारे के सारे किस में आते हैं, एडवांस एयरवे में। जब एग्जाम में वर्ड यूज करें एडवांस एयरवे, तो एडवांस एयरवे के अंदर ये सारी की सारी चीजें आती है सीपीआर की मैकेनिज्म के अंदर। इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई। अब इससे अगला, तो ये तो हो गया कंप्रेशन और फिर हो गया वेंटिलेशन। अब कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या होना चाहिए, जो अगला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि सर कंप्रेशन और ये जो वेंटिलेशन मरीज को देते हैं, एक तो हम क्या देते हैं, चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन देते हैं, और दूसरा मरीज को हम क्या कर देते हैं, वेंटिलेट कर देते हैं। तो ये जो कंप्रेशन और वेंटिलेशन है, इसका सर रेशियो क्या होना चाहिए, कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा, कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो, ट्रेकियोस्टोमी सबसे लास्ट हथियार है हमारे पास में। कई बार ऐसा होता है जो मरीज अनरेस्पॉन्सिव हुआ है, उसको यहाँ पे एंडोट्रेकियल ट्यूब या वेंटिलेट करने की जगह ही नहीं बची है, पूरा चेहरे का एरिया भी गड़बड़ हो चुका है, तो फिर हमें एक ही हथियार बचता है, ट्रेकियोस्टोमी, जो सबसे लास्ट तरीका है। तब काम में लेते हैं जब मरीज का ये मामला पूरा गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ से ब्रीदिंग देना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम रेशियो की बात करते हैं, कंप्रेशन और वेंटिलेशन। रेशियो की जब हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कंप्रेशन कितना देते हैं और सीपीआर में वेंटिलेशन कितना देते हैं। तो एडल्ट का जब भी आपको पूछा जाए, किसका पूछा जाए, एडल्ट को पूछा जाए कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो, तो हमेशा याद रखो 30:2। 30 कंप्रेशन देते हैं, फिर 2 वेंटिलेशन देते हैं, फिर 30 कंप्रेशन देते हैं, फिर 2 वेंटिलेशन देते हैं। चाहे 1 रेस्क्यूअर हो चाहे 2 रेस्क्यूअर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडल्ट में हमेशा रहता है 30:2। अगर मैं बात करूं चिल्ड्रन के अंदर, किसके अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, या मैं बात करूं इन्फेंट के अंदर, चिल्ड्रन और इन्फेंट इन दोनों के अंदर हम बात करें, तो इसका रेशियो जो होता है कंप्रेशन वेंटिलेशन का, वो 30:2 होता है। अगर सिंगल रेस्क्यूअर हो, बचाने वाला एक ही हो, तो कितना होएगा, 30:2। और अगर 2 रेस्क्यूअर है आपके पास में, अगर आपके पास में कितने रेस्क्यूअर है, डबल रेस्क्यूअर है, डबल बचाने वाले जो है वो आपके पास में 2 लोग है, डबल है, तो 15:2 से दे दो। तो 15:2 इन डबल रेस्क्यूअर और 30:2 इन सिंगल रेस्क्यूअर, चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर। और एडल्ट में कितना हो गया, 32। बस ये 2 बातें याद रखनी है आपको। एडल्ट का पूछे तो यही करना, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो। और चिल्ड्रन और इन्फेंट में पूछा जाए तो सिंगल हो तो 32 और डबल हो तो अगर 2 है तो 2 को 15 से 15 आएंगे उसके हिस्से में, अकेला है तो 30 और 2 है तो 15। सिंगल सिंपल सा है चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर। नियोनेटल रिससिटेशन बिल्कुल डिफरेंट है ना। ये तो हम बात कर रहे हैं सीपीआर की। नियोनेट की हम बात करें, अगर कुछ लोगों के दिमाग में आएगा तो नियोनेट में कितना देते हैं, तो नियोनेट की हम बात करें तो ये बिल्कुल इनसे डिफरेंट है। नियोनेट के अंदर 3:1 होता है, उसके हम अलग से बात करेंगे। नियोनेटल रिससिटेशन में कितना होता है, 3:1, 3 कंप्रेशन और 1 वेंटिलेशन। और एडल्ट में बात करें चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, आइदर सिंगल रेस्क्यूअर और आइदर डबल रेस्क्यूअर, दोनों में सेम। और अगर हम बात करेंगे चिल्ड्रन और इनके अंदर तो ये 2 तरीके हैं जो आपको यहां पे ध्यान रखना है। एंड दिस इज द
कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो, जो सबसे ज्यादा बनने वाला क्वेश्चन होता है सीपीआर में से कि कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए। ये एक सिंपल सी मैकेनिज्म है जिसको आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से याद रखना और कई तरीके से आप पढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे, लेकिन ये थोड़ा सार है और एक बार के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो विश्वास के साथ में पढ़ना और उसके बाद में सवाल गलत हो जाना तो भी चलेगा, लेकिन याद रख लीजिएगा क्योंकि कहानी इन्हीं से बदलेगी और हमें कहानी बदलनी है। हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, हल्ला बोल तैयारी, और उसके अंदर जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। संकल्प एक ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रेशियो कितना होना चाहिए। रेशियो के बाद में, रेशियो जब हम देते हैं, कंप्रेशन और वेंटिलेशन कर दिया हमने मरीज को और ये चलता रहेगा, तो यहां से एक और सवाल बनता है कि जो दो रेस्क्यूअर है, मान लो एक कंप्रेशन दे रहा है और एक वेंटिलेशन दे रहा है, तो दोनों अपनी पोजीशन कब बदलते हैं। मतलब कंप्रेशन देने वाला वेंटिलेशन की तरफ जाएगा और वेंटिलेशन करने वाला कंप्रेशन की तरफ आएगा। ये जो एक्सचेंज है, ये जो पोजीशन चेंज है, ये दोनों अपनी पोजीशन कब चेंज करते थे। अगला सवाल ये बनता है, हर एक सवाल की हम यहाँ पे बात करें तो अगला सवाल बनता है कि ये पोजीशन कैसे चेंज करते हैं। तो ये पोजीशन कब चेंज करते हैं उसकी मैं बात करूं। कंप्रेशन और वेंटिलेशन देने वाले लोग अपनी आपस में पोजीशन कब एक्सचेंज करते हैं, तो पोजीशन चेंज करने का टाइम होता है 5 साइकिल या 2 मिनट। कितना? आफ्टर 5 साइकिल। ये एक साइकिल हो गया, जैसे 30-2 है तो 30-2 कंप्रेशन वेंटिलेशन एक साइकिल कहलाता है। एक साइकिल, 1 साइकिल। ऐसे कैसे 5 साइकिल, कितने साइकिल? 5 साइकिल, और 5 साइकिल को पूरा करने में लगभग 2 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? लगभग 2 मिनट का समय लगता है। तो 5 साइकिल और 2 मिनट बाद में ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। 2 रेस्क्यूअर होते हैं तब कंप्रेशन और वेंटिलेशन देने वाले आपस में अपनी पोजीशन कब बदलेंगे, तो 5 साइकिल और 2 मिनट के बाद में ये अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। अगला सवाल बनता है कि ये जो कंप्रेशन और वेंटिलेशन की बात हम करते हैं, कंप्रेशन और वेंटिलेशन की हम बात करते हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। ये जो वेंटिलेशन देते हैं अपन, इस वेंटिलेशन की स्पीड क्या होनी चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था कि कंप्रेशन तो 100 से 120 होने चाहिए 1 मिनट में, तो वेंटिलेशन किस स्पीड में देवे, कैसे फूंक मार के लंग्स को कितना फूलाएं। भाई ऐसा होता है ना, एक तो बच्चे का फेफड़ा होता है, एक बड़े का फेफड़ा होता है, तो कितना फूंक मारने की जरूरत है। कितना फूंक मारेंगे तो लंग्स जो है वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे फूल जाएगा। तो ये फूंक मारने का तरीका जो है वो मतलब कितना आपको ब्रीथ देना है, कितना ब्रीथ देना, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे समझिएगा कि जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, मतलब जब हम वेंटिलेट करते हैं मरीज को, तो जब वेंटिलेट की बात करते हैं हम यहां पे वेंटिलेट के अंदर, जब हम वेंटिलेट करते हैं तो इस वेंटिलेट के अंदर ध्यान रखिएगा कि अगर एडल्ट है तो उसमें जब हम वेंटिलेशन देते हैं तो उसकी स्पीड जो होती है, मतलब किस स्पीड से दे, तो 10 से 12 रेस्पिरेशन पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। कितनी स्पीड होनी चाहिए, है ना? 10 से 12, 10 से वी कैन से 10 to 12 रेस्पिरेशन पर मिनट। और अगर बच्चा है वहां पे, तो उसके अंदर क्या स्पीड होनी चाहिए। अगर चिल्ड्रन है या इन्फेंट है, चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर मैं बात करूं तो यहां पे इनकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो इनकी होनी चाहिए 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट। ब्रेथ, रेस्पिरेशन की जगह ब्रेथ लिख दो, ज्यादा अच्छा है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ब्रेथ पर मिनट। अगर एडल्ट है तो उसके अंदर कितना होना चाहिए, 10 से 12 ब्रेथ, और बच्चा है तो उसमें कितना होना चाहिए, 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट। अब एक बहुत सिंपल सा तरीका है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड है। और अगर मेरे को 1 मिनट में 10 ब्रेथ देने हैं तो एक ब्रेथ कितने सेकंड का होना चाहिए, 6 सेकंड का, 1 6, और 12 देने हैं तो 1 5। तो कहने का मतलब है कि 5 से 6 सेकंड के अंदर कितना, 5 से 6 सेकंड का एक ब्रेथ होना चाहिए पर ब्रेथ। मतलब एक ब्रेथ देने में 5 से 6 सेकंड लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मरीज को ऐसे हो गया साहब, ये तो 1 सेकंड भी नहीं हुआ। तो आपको क्या है, जब आप मरीज को माउथ टू माउथ ब्रेथ दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हो, तो 5 सेकंड लगना चाहिए। कैसे, ये टाइम लगना चाहिए ताकि उसका फेफड़ा फूले,
है कि नहीं है? तो 5 से 6 सेकंड तक का टाइम लगना चाहिए और इतनी कैपेसिटी आप में भी होनी चाहिए कि आप इतना फूंक मार सको उस मरीज को। तो उसके लंग्स को एक्सपांड करने के लिए एक ब्रेथ को देने में इतना टाइम लेना है, क्योंकि एडल्ट का फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है। बच्चे जो होते हैं, बच्चे उनका फेफड़ा, चिल्ड्रन और इन्फेंट का फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। जैसे एक साइकिल का टायर है और एक ट्रक का टायर है। तो एडल्ट का फेफड़ा ट्रक का ट्यूब कहते हैं हम, और ट्रक का अगर ट्यूब है तो उसको फुलाने में 5 से 6 सेकंड लगेंगे। लेकिन अगर बच्चा है तो उसके ट्यूब को फुलाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो उसके ट्यूब को मैं फुला सकता हूं 3 सेकंड में, 3 सेकंड में ही फुला सकता हूं। तो यहां पे हम कहते हैं 3 से 5 सेकंड का एक ब्रेथ होना चाहिए चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर। मैं 3 सेकंड में ही फुला दूंगा। जबकि अगर एडल्ट का फेफड़ा है तो उसको फुलाने में 6 सेकंड लगेंगे। बच्चों से लगभग डबल टाइम लगता है। यह है ब्रीदिंग को देने का तरीका। और इस टाइम पीरियड से सवाल पूछा हुआ एग्जाम के अंदर, कितने टाइम में एक ब्रीदिंग होनी चाहिए। तो यह कि 2 सवाल बनते हैं यहां से। एक तो पर मिनट कितना होना चाहिए वो ध्यान रखना, और दूसरा यह कि एक ब्रेथ को कितना समय लगेगा। तो एक ब्रेथ को समय लगेगा, एक तो अंदर एडल्ट में 5 से 6 सेकंड और बच्चों में लगेगा 3 से 5 सेकंड। कहानी समझ में आ रही होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कि व्हाट इज आस्किंग। एग्जाम में आप सब लोगों का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, इतनी अच्छी थ्योरी पढ़ के जाते हैं, उसके बावजूद भी सवाल इसलिए गलत हो जाते हैं कि हमें यह समझ में नहीं आता कि पूछ क्या रहा है। ये समझ में आता, जिस दिन हमें ये समझ में आए पूछ क्या रहा है तो हम जवाब दे देंगे खट से। तो ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज आस्किंग एंड व्हाट इज आस्किंग दैट इज आंसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सवालों को समझना सीखिए। सवाल वही होगा, 4 ऑप्शन वही होंगे, आप उन्हीं में से जवाब करके आओगे। कुछ बच्चे जवाब सही करेंगे, कुछ गलत करेंगे। तो गलत करने वाले गलत क्यों करते हैं, जबकि पढ़ा हुआ तो सबका सेम तरीके का है। उन्होंने गलत तरीके से सीखा, गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया, उन्होंने सवाल को गलत समझ लिया। पूछा तो जा रहा था आपका नाम क्या है, और आप समझ रहे हो कि डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, आप समझ रहे हो कि किसी और का नाम पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पूछा जाए उसका जवाब देंगे तो वहां पे कहानी बनेगी। क्लियर हो गया? ये ब्रीदिंग की स्पीड होगी, ये कंप्रेशन की स्पीड होगी। एंड दिस इज द एग्जैक्टली अबाउट द सीपीआर। सो हमने कंप्रेशन के लैंडमार्क की बात की। तो एडल्ट में हमने क्या बताया, सेंटर ऑफ द चेस्ट बिटवीन द निपल, यही था, सेंटर ऑफ द चेस्ट बिटवीन द निपल, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम बोलते हैं हम इसको, सेंटर ऑफ द चेस्ट बिटवीन द निपल, जस्ट बिलो द निपल लाइन। इस सब को मिला के बोले तो चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, जो साइट रहती है वो हमने क्या बोला, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। ये वर्ड याद रख लीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम इज ऑलवेज करेक्ट वन। अगला देखिएगा, and this is the exactly site, this is the exactly site, lower half of the sternum। अभी कुछ बच्चे जो 9 बजे का इंतजार कर रहे थे शायद, और वो सो रहे थे। वैसे सोना पाप है, 9 बजे तक कोई सोता है तो ये सबसे बड़ा पाप है, गंगा नदी में नहाने से भी नहीं उतरता है। तो स्टूडेंट के लिए इस पाप से मुक्ति दिलाने का तरीका है कि अपने आप को सुबह 4 बजे उठवाए 1 महीने के लिए, तो इस पाप से मुक्ति हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई कर रहे हैं तो उनके लिए सजेशन है कि ये क्लास आज 1 घंटा पहले शुरू की गई थी, क्योंकि एग्जाम की वजह से राजस्थान के अंदर नेटवर्क का इश्यू रहेगा, और उसकी वजह से उन बच्चों के लिए हमने 1 घंटे क्लास को एडवांस करना पड़ा। जो लोग इस क्लास से टाइमिंग की वजह से अगर वंचित रह रहे हैं तो उनको रिपीट क्लास देख लेनी है, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आप आत्मसात करें और इस क्लास को समझें और सीखें। तो हमने यहाँ पे बोला लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, वो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, एक तो ये कहानी हमने समझी। दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो हैंड का प्लेसमेंट है उसमें 2 हाथ होने चाहिए, और हील ऑफ वन हैंड, अदर हैंड ऑन टॉप। एक हाथ की हील इसको बोलते हैं, है ना, हाथ की हील इसको बोलते हैं। एक हाथ का हील नीचे और दूसरा हाथ उसके टॉप में होना चाहिए, और कंप्रेशन होना चाहिए। ये कंप्रेशन का साइट है, हील ऑफ द वन हैंड और दूसरा टॉप पे। ये मैं बता चुका हूं यार, हील ऑफ द वन हैंड और दूसरा टॉप पे, ये कंप्रेशन का तरीका है। हील ऑफ दी वन हैंड और दूसरा टॉप पे, और एग्जैक्टली ये लोअर डाउन की तरफ कंप्रेशन लगने चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट है, ये इन्फेंट में है तो इन्फेंट में ये तरीका है, ठीक बात है। अगला क्या है, ये अगर इन्फेंट है ना, तो सिंगल हैंड, या अपन क्या काम में ले सकते हैं, 2 फिंगर, है ना। एक न्यूबॉर्न बेबी है, 2 फिंगर या एन सर्कलिंग थंब, है ना, 2 फिंगर काम में ले लो, या अंगूठे का ऐसा एन सर्कल बना के, क्योंकि उसमें पूरा हाथ तो आएगा नहीं, पूरा बच्चा ही एक हाथ जितना ही होता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं अगर आदमी के हाथ बड़े हो तो
हमारे जितना तो नहीं है, हमारा हाथ तो छोटा ही है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि नहीं है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, ये एनसर्कलिंग थंब जिसकी हम बात करें, तो इन्फेंट और नियोनेट में विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर और एनसर्कलिंग थंब, इस बात की चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? फिर अगला देखिएगा, हमने बोला कंप्रेशन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो एडल्ट में हमने बताया 1.5 से 2 इंच होनी चाहिए, और जो इन्फेंट और चिल्ड्रन है उसमें 1/3 टू हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द चेस्ट। और मैंने बोला अगर आपको इंच में याद रखना है तो आप इंच में याद रखने के लिए क्या कर दो, चिल्ड्रन में जब पूछ लिया जाए तो उसको आधा इंच कम कर दो, लेस कर दो, हाफ इंच कम कर दो। तो 1.5 से 2 है, तो इसके अंदर चिल्ड्रन में 1 से 1.5 इंच कर दो, और इसके अंदर आधा से 1 इंच कर दो, 1 से 1.5 इंच कर दो, और इसमें आधा से 1 इंच कर दो, आधा इंच इधर ले आओ छोटी अवस्था में तो कंप्रेशन के लिए। और 1 इंच में सबसे इंपॉर्टेंट बात है 2.5 सेंटीमीटर होता है, इसका ध्यान रखिएगा। सेंटीमीटर में पूछ लिया जाए तो 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 2 इंच का मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना भी हमें आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, तो ये हो गया कंप्रेशन, और ये 5 सेंटीमीटर हमने बोला, और 100 की स्पीड से हम कंप्रेशन देते हैं। लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम वाला एरिया है, आधा स्टर्नम ऊपर है, आधे स्टर्नम नीचे वाले पे देते हैं। कंप्रेशन की डेप्थ की हमने बात कर ली, यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इन सब बातों को। ये सब चीजों को हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है कंप्रेशन के समय। अब रेशियो की हमने बात की, तो अभी मैंने बताया आपको कि एडल्ट में 30:2 होता है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। और अगर आपको चिल्ड्रन और इन्फेंट का पूछ लिया जाए तो 32 तो है सिंगल के साथ में, और अगर 2 लोग हैं, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं तो 15:2। अगर 2 है तो 15:2, और अगर 1 है तो 30:2। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नियोनेट में, न्यू बॉर्न में पूछे तो 3:1। ये तब जब न्यू बॉर्न या नियोनेट का पूछे, जो 28 दिन का बच्चा होता है उसमें 3:1 होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये हुई कंप्रेशन और इसकी बात। अब सबसे लास्ट टॉपिक जो हमका बचता है, हमने बोला ये कब तक करते रहेंगे, ये कंप्रेशन वेंटिलेशन तब तक जब तक कि एडवांस मदद नहीं पहुंच जाती। और एडवांस मदद जो है उसको हमने बोला डिफिब्रिलेटर, एक्सटर्नल ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। और जब ये आ जाता है तब हम सीपीआर को बंद करके मरीज को डिफिब्रिलेट करते हैं। क्या करते हैं? डिफिब्रिलेट करते हैं। और इसी डिफिब्रिलेशन से मरीज जो है उसको क्या होगा, उसको वापस हार्ट रेट के आने की संभावनाएं बनती है। तो डिफिब्रिलेट करना बहुत ज्यादा वहां पे जरूरी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये डिफिब्रिलेटर इंपॉर्टेंट है, और ये डिफिब्रिलेटर जब देते हैं तब सीपीआर बंद रखना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। याद रखिएगा, इन्फेंट एज जो होती है, उस इन्फेंट एज में डिफिब्रिलेटर जो है वो कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता है। एडल्ट और चिल्ड्रन को तो डिफिब्रिलेट करते हैं, पर यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्फेंट को कभी भी डिफिब्रिलेट नहीं करते। एडल्ट को डिफिब्रिलेट करते हैं, इन्फेंट और चिल्ड्रन को डिफिब्रिलेट नहीं करते हैं। एडल्ट को डिफिब्रिलेट करने के जो पैड होते हैं वो अलग आते हैं, और चिल्ड्रन के अंदर डिफिब्रिलेट करने के पैड अलग आते हैं, है ना। और एडल्ट और डिफिब्रिलेटर को तो करते हैं, लेकिन इन्फेंट को डिफिब्रिलेट नहीं करना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। तो ये सीपीआर की थ्योरी हमने यहाँ पे पढ़ी। सीपीआर क्या होता है, सीपीआर के लिए कौन एलिजिबल है, सीपीआर को बंद कब करते हैं, सीपीआर को शुरू करने से पहले क्या क्या तरीके काम में लेने होते हैं, और वहां पे कैसे चेक करते हैं हार्ट रेस्पिरेशन और हार्ट रेट, और कैसे वहां पे हम मरीज जो है उसके अंदर सीपीआर देते हैं, कंप्रेशन क्या होता है, एयरवे ओपन कैसे करते हैं, वेंटिलेट कैसे करते हैं। इतनी कहानी आई थिंक आपको समझ में आ गई। तो अब हम क्वेश्चन सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये थ्योरेटिकल रिवीजन आपका जबरदस्त रहना चाहिए, ताकि आप अब क्वेश्चन का जवाब देने के काबिल बनेंगे और आप जबरदस्त जवाब देंगे। जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे आ गया है, और फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या कह रहा है समझिएगा। ए नर्स ऑन द डे शिफ्ट वॉक इनटू द क्लाइंट्स रूम, क्लाइंट के रूम में गए और आपको क्या मिला कि क्लाइंट आपका अनरेस्पॉन्सिव है। आपका क्लाइंट क्या है? अनरेस्पॉन्सिव है। पहले क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया इसने। दूसरा, द क्लाइंट इज नॉट ब्रीदिंग, सांस नहीं ले रहा है, और डज नॉट हैव ए पल्स। 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। एलिजिबिलिटी पूरी है, नॉर्सेट का फॉर्म भर सकता है, मतलब सीपीआर वाला फॉर्म भर सकता है। हाँ, तो एलिजिबिलिटी पूरी है, अनरेस्पॉन्सिव है, ब्रीदिंग नहीं है, पल्स रेट नहीं है, तीनों क्राइटेरिया पूरे हो गए। अब देखिएगा,
देन नर्स इमीडिएटली कॉल आउट फॉर हेल्प, हाथों हाथ उसने मदद के लिए बुला दिया। मैंने बोला ये होता ही मदद के लिए बुलाना होता है, फिर सीपीआर शुरू करना है, पहले नहीं करना है, तो मदद के लिए बुला दिया। उसके बाद में अगला नर्सिंग एक्शन कौन सा रहेगा? विच ऑफ द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन? वेंटिलेट विद ए माउथ टू मास्क, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, गिव द क्लाइंट ऑक्सीजन और ओपन द एयरवे। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम जब सीपीआर का मेथड इसके ऊपर लगाते हैं, सीपीआर का मेथड इसके ऊपर लगाते हैं, तो अगला एक्शन होना चाहिए कि स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन, बी आंसर होना चाहिए। और जैसा आप सभी लोगों ने बी आंसर दिया है, स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइन तो सीपीआर में सीएबी हो गया और साहब कंप्रेशन से ही शुरुआत करते हैं, फिर एयरवे और ब्रीदिंग का नंबर लगता है। लेकिन हमारी जो बुक्स कह रही है उसके अनुसार कि यहां पे मरीज का पहले एयरवे क्या कर दो, ओपन कर दो। क्या करो? मरीज का एयरवे ओपन करो, मरीज का एयरवे ओपन करो। हालांकि ये गाइडलाइन पुरानी गाइडलाइन है ना, जो अपनी बुक्स के अंदर है, वहां पे आंसर माना कि एयरवे को ओपन करो, लेकिन ये पुरानी गाइडलाइन है। लेटेस्ट गाइडलाइन क्या कहती है कि वी हैव टू स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन। क्या करना चाहिए? हमें चेस्ट कंप्रेशन की शुरुआत करनी चाहिए। ये लेटेस्ट चेंजेज है। जब एबीसी था तब तो हमें एयरवे को ओपन करना होता था, जब एबीसी था तब तो हमें एयरवे को ओपन करना था, लेकिन अभी क्या हो गया है? अभी हमें स्टार्ट करना है चेस्ट कंप्रेशन। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? बी बनता है। करेक्ट आंसर क्या बनता है? बी बनता है। हालांकि कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है उसका और थ्योरी से मिलान करते हैं, तो एग्जामिनर ज्यादातर क्या करता है, जहां से क्वेश्चन उठा है उसमें उस बुक में क्या जवाब लिखा है उसी को मानता है। तो बुक के अनुसार तो यहां पे जवाब होना चाहिए डी, और हम अगर थ्योरेटिकली सोचे तो यहां पे जवाब क्या होना चाहिए? बी, दैट इज स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन। अगला स्टेप यही आता है। ये सीएबी के अनुसार है और ये एबीसी के अनुसार है। दोनों बातें मैंने क्लियर कर दी है, आपको पक्का पता हो जाना चाहिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप कहोगे तो फिर सर सही कौन सा माने? तो अकॉर्डिंग टू द बुक्स ओपन द एयरवे इज द करेक्ट, और अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइन स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन इज द करेक्ट वन, दैट इज द नेक्स्ट वन। और आपको एग्जाम में आए तो बी करना है, स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन। मेरा ये सुझाव है। क्या करना है आपको? स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन, इसको आपको एग्जाम में करना है। बी इज द करेक्ट वन। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। द नर्स इज परफॉर्मिंग सीपीआर ऑन एन एडल्ट क्लाइंट व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन। द नर्स अंडरस्टैंड दैट करेक्ट हैंड प्लेसमेंट इज लोकेटेड ओवर दी। हैंड का करेक्ट प्लेसमेंट कहां पे होना चाहिए? हैंड का करेक्ट लोकेशन कहां होना चाहिए? लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम, अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम, अपर थर्ड ऑफ द स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। हैंड का प्लेसमेंट बताया था मैंने, और करेक्ट जगह कौन सी होती है? देखो, अब कमेंट बॉक्स जो है वो राफेल की तरह चलना चाहिए, उसमें कोई बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। कमेंट बॉक्स राफेल की तरह चले, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ चुके हैं सीपीआर की पूरी, है ना, और सभी का सही जवाब होना चाहिए। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, बस एग्जैक्टली। तो डी यहां पे करेक्ट हो गया कि सर ये हो गया लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। क्या हो गया? लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। बहुत ही शानदार। किसी ने खूब कहा है, हो रहा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और संघर्ष को सलाम है, हल्ला बोल करे नॉर्थ सेट के लिए, और इस बार नॉर्थ सेट पार। तो ए नर्स विटनेस ए नेबर्स हस्बैंड सस्टेन ए फॉल फ्रॉम रूफ ऑफ द हाउस। छत से गिरे इस बार हस्बैंड साहब, और नर्स रसेज, नर्स पहुंची विक्टिम की साइड पे और डिटरमाइन किया कि एयरवे को ओपन करने की जरूरत है, एयरवे को ओपन करने की जरूरत है। नर्स ओपन द एयरवे इन दिस विक्टिम बाय यूजिंग विच एप्रोप्रिएट मेथड। जब छत से गिरे हैं और एयरवे को ओपन करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो मैंने बोला वैसे तो एयरवे ओपन का सबसे अच्छा तरीका होता है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, लेकिन अगर ये छत से गिरे हैं तो सर्वाइकल इंजरी और ट्रोमा वाले केस में एयरवे ओपन का तरीका क्या रहेगा? जो थ्रस्ट मैनवर। कौन सा रहेगा? जो थ्रस्ट मैनवर, क्योंकि ये छत से गिरे हैं। सबसे अच्छा तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, लेकिन यहां पे क्या रहेगा? जो थ्रस्ट मैनवर। याद रखिएगा, ये तरीका है जो थ्रस्ट मैनवर का। एयरवे ओपन करने का ये तरीका होता है जो थ्रस्ट। इसमें क्या करते हैं कि जो को पकड़ते हैं, जबड़े को, और उसको क्या करते हैं कि थ्रस्ट करते हैं, ताकि ये यहां से सीधा हो जाए, लेकिन गर्दन भी सीधी रहे। देखो, नेक भी सीधी है
और एयरवे की ओपन कर दिया, हमने यहाँ पे जो को पकड़ के और मैंडिबल के ऊपर थंब रख के इसको ऐसे खींचा, इसको बोलते हैं जो थ्रस्ट मैनुअल। एंड दिस इज द मेथड इन द केस ऑफ ट्रोमा क्लाइंट। मरीज जब ट्रोमा का है तो एयरवे ओपन का ये सबसे शानदार और जबरदस्त और जिंदाबाद वाला तरीका है। एंड दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ एयरवे ओपन। एंड इसको हमने क्या बोला, जो थ्रस्ट मैनुअल। दूसरा तरीका जो होता है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, इसमें हेड को क्या करते हैं, टिल्ट करते हैं और चिन को लिफ्ट करते हैं, तो ये कर्व की तरह मुड़ जाता है। ये अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा एयरवे ओपन होता है, पूरा का पूरा खुल जाता है। लेकिन इससे अगर सर्वाइकल इंजरी है तो मरीज में स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होने की संभावना है, इसलिए ट्रॉमा वाले मरीज में ये तरीका काम में नहीं लेते हैं। ट्रॉमा वाले मरीज के लिए एयरवे ओपन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। समझ में आया, पिक्चर से सवाल पूछा जाता है, इसलिए याद रख लीजिएगा दोनों एयरवे के तरीके, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट और जो थ्रस्ट मैनुअल। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, बहुत अच्छे, अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू अटेम्प्ट टू रिलीव एन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन है ना, फॉरेन बॉडी, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और बच्चा चौक हो गया, 3 साल का बच्चा चौक हो गया। द नर्स परफॉर्म दिस मैनुअर बाय प्लेसिंग द हैंड बिटवीन द, क्या तरीका रहेगा, कौन सा मैनुअर परफॉर्म करेंगे फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए। पहला है अम्बिलिकस एंड द ग्रोइन, ग्रोइन एंड द एब्डोमेन, अम्बिलिकस एंड द जिफॉइड प्रोसेस, लोअर एब्डोमेन एंड द चेस्ट। याद रखिएगा बच्चे का उम्र जो है वो कितना है, 3 साल उम्र है, तो 3 साल के बच्चे में जो चिल्ड्रन कैटेगरी में आता है, एयरवे के अंदर अगर कोई रुकावट है और वो एडल्ट और चिल्ड्रन है, एयरवे में कोई रुकावट है और अगर वो एडल्ट है और वो चिल्ड्रन है, तब इन दोनों के अंदर तो फॉरेन बॉडी जो है, फॉरेन ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रीदिंग, एफओबी, फॉरेन ऑब्स्ट्रक्शन और फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, एफबीओ लिख सकते हो इसको, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाए तो एडल्ट और चिल्ड्रन में तो काम में लेते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट, एब्डोमिनल थ्रस्ट, और एब्डोमिनल थ्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, हेलमिंच मैनुअर, हेलमिंच मैनुअर। कौन सा मैनुअर, हेलमिंच मैनुअर। और अगर वो आपका वहां पे इन्फेंट है, कौन है, इन्फेंट है, तो इसमें काम में लेते हैं, इसमें काम में लेते हैं आपका चेस्ट थ्रस्ट, चेस्ट थ्रस्ट और बैक स्लैब, चेस्ट थ्रस्ट या बैक स्लैब, बैक स्लैब। इन्फेंट और चिल्ड्रन है, इन्फेंट और न्यूबॉर्न है, न्यूनेट है, तब तो बैक स्लैप और चेस्ट थ्रस्ट। और एडल्ट और ये है आपका चिल्ड्रन, तो एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेलमिंच मैनुअर। ये एयरवे फॉरेन बॉडी के रिमूवल के तरीके समझिएगा। ये देखिए सिंपल सा तरीका यहाँ पे हम समझे हेलमिंच मैनुअर का और इनका थ्रस्ट का। तो इसके तरीके की हम अगर बात करें इन्फेंट और चिल्ड्रन में, अगर पिक्चर से हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम बताएंगे दिस इज द मेथड, इसको हेलमिंच मैनुअर कहते हैं। और इसमें हैंड का प्लेसमेंट कहाँ है, हैंड का प्लेसमेंट है आपका स्टर्नम जहाँ खत्म होता है, रिब्स जहाँ खत्म होती है, वो एब्डोमिनल एरिया के ऊपर हैंड का प्लेसमेंट करते हैं। और इसमें अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ प्रेशर लगाया जाता है ताकि फॉरेन बॉडी बाहर की तरफ आ जाए। फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन का साइन क्या होता है, तो मरीज ऐसे अगर हाथ रख के आता है तो इसका मतलब फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन है, वो चौक हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एब्डोमिनल थ्रस्ट कहते हैं इसको, हेलमिंच मैनुअर कहते हैं इसको, ये तरीका होता है। और अगर आपका वो इन्फेंट है या न्यूबॉर्न है तो इसमें बैक स्लैब या चेस्ट थ्रस्ट, चेस्ट वाले एरिया में थ्रस्ट या बैक में क्या करते हैं, स्लैब करते हैं। ये किसके लिए है, इन्फेंट के लिए है, इन्फेंट एंड नियोनेट, नियोनेट और इन्फेंट के लिए बैक स्लैब। और ये भी नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ मतलब अंदर और ऊपर, अंदर और ऊपर ऐसी स्लैपिंग की जाती है। और इफेक्टिवली जो है 3 to 5 स्लैप यहाँ पे दिए जाते हैं ताकि फॉरेन बॉडी जो रिमूव हो जाए। बच्चा थोड़े की नीचे की तरफ होना चाहिए और माउथ थोड़ा ओपन होना चाहिए ताकि फॉरेन बॉडी बाहर आ सके। दिस इज द बैक स्लैप, ठीक है। तो ये एडल्ट और इसके अंदर हमने बात किया। और यहाँ पे क्या होगा फिर, तो ये 3 साल का है, इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी है, चिल्ड्रन है। कौन सी कैटेगरी है, चिल्ड्रन है। और चिल्ड्रन में कहा देंगे तो तरीका कौन सा रहेगा, एब्डोमिनल थ्रस्ट। कहां पे लिखा हुआ है, सी, अम्बिलिकस एंड जिपोइड प्रोसेस। जिपोइड प्रोसेस और अम्बिलिकस, अम्बिलिकस और जिपोइड प्रोसेस के बीच वाला एरिया एब्डोमिनल एरिया होता है,
और यहां पे हम ये कंप्रेशन देंगे। सो द करेक्ट आंसर इज सी, अम्बिलिकस एंड द जिफॉइड प्रोसेस, जहां पे क्या दिए जाते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं और इससे फॉरेन बॉडी रिमूव हो जाता है एडल्ट और चिल्ड्रन के अंदर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए नर्स इज परफॉर्मिंग बीएलएस परफॉर्म कर रहे हैं, 6 साल का बच्चा है, बच्चे की उम्र है 6 ईयर, बच्चे की उम्र क्या है 6 ईयर है और उसके अंदर बेसिक लाइफ सपोर्ट आप दे रहे हैं। सवाल कह रहा है द नर्स डिलीवर हाउ मेनी ब्रेथ पर मिनट, 1 मिनट में कितनी ब्रेथ देंगे, बच्चे की उम्र 6 साल है। तो एडल्ट में हमने बात किया 10 से 12 ब्रेथ पर मिनट और बच्चों में हमने बात किया चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट। हमने क्या बताया वहां पे, 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट। 1 मिनट में कितनी ब्रेथ देते हैं हम, 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट देते हैं। तो यहां पे देखिएगा 4 ऑप्शन है, 12, 16, 14 और 20। तो आप कितना ब्रेथ पर मिनट देंगे अगर वो आपका कौन है, 6 साल का बच्चा है, 12 से 20। तो देखो 12, 16, 14, 20 ये सब 12 से 20 ही है। और जब इस तरीके की रीडिंग हो तो हमेशा मैक्सिमम वाले को चूज करते हैं। किसको चूज करते हैं, मैक्सिमम वाले को। तो कौन सी चूज की जाएगी, 20 ब्रेथ पर मिनट। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। भाई 12 से 20 है तो 12 मिनिमम वाली नहीं करेंगे तो बीच वाली क्यों करें। अगर आप 12 मिनिमम तो होती ही नहीं है, 14 और 16, 14 करेंगे तो 16 नाराज हो जाएगा, 16 करेंगे तो 14 नाराज हो जाएगा। तो दोनों को ही मत करो, 20 को कर दो, डी करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए नर्स इज परफॉर्मिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इन एन इन्फेंट, एक इन्फेंट के अंदर सीपीआर वहां पे दे रहे हैं आप एज ए नर्स। सवाल ने आपको क्या पूछा है, व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन द नर्स अंडरस्टैंड दैट द कंप्रेशन रेट इट एटलीस्ट, जब हम चेस्ट का कंप्रेशन देते हैं तो कंप्रेशन की रेट कितनी होनी चाहिए, 60, 80, 100 और 120। आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेशन की जो रेट होती है वो होती है 100 to 120 पर मिनट। कितने कंप्रेशन देते हैं, 100 से 120 कंप्रेशन देते हैं 1 मिनट के अंदर। अब यहां पे कंप्रेशन की रेट आपको पूछी है और आपके अनुसार ये कितनी होनी चाहिए। तो अब आपका जवाब रहेगा कि सर इस बार भी मैक्सिमम, तो जवाब है खोटा, क्योंकि सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है एट लिस्ट। एट लिस्ट जब भी वर्ड आता है इसका मतलब होता है कम से कम। हम कहते हैं ना एटलीस्ट 2 घंटे तो पढ़ लो तुम, एटलीस्ट तुम आधा घंटा तो पढ़ लो, पढ़ो तो सही, तुम पढ़ाई करो, तुम्हारा काम पढ़ना है, ऐसा हम बोलते हैं। सो एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है कम से कम, और कम से कम में कम वाली रीडिंग चूज करनी होती है, ज्यादा वाली नहीं करनी होती है। और अब जिन्होंने गलत लिखा है उनको बड़ी स्पीड के साथ में अपने आंसर को मल्टीपल टाइम रिपीट करना है ताकि कमेंट बॉक्स राफेल की तरह चलता रहे। तो यहां पे करेक्ट आंसर सी बनेगा। एटलीस्ट वर्ड के ऊपर ध्यान दे, सवाल को पढ़े, सवाल को समझे, कहानी सवाल के अंदर है, ऑप्शंस में नहीं होती है। ज्ञान होते हुए भी अगर हम सवाल गलत कर जाए तो फिर पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। तो हमारी थ्योरी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि हम किसी भी क्वेश्चन का जवाब बड़ी धड़ल्ले से दे सकते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, एक नर्स है जो इंस्ट्रक्ट करी है एक टीचर्स ग्रुप स्टूडेंट को अबाउट द बीएलएस, और यहां पे पूछा है कि इंस्ट्रक्शन ने स्टूडेंट से पूछा कि आइडेंटिफाई करो मोस्ट एप्रोप्रिएट लोकेशन टू असेस द पल्स ऑफ एन इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल से छोटे बच्चे में अगर पल्स चेक करनी है आपको तो उसकी साइट कौन सी रहेगी ये बताओ, ये क्वेश्चन ने पूछा है। और अगर वो बता रहे हैं इसका मतलब वो समझ चुके हैं, मतलब वो सही साइट बता रही है। तो आपको ये बताना है कि 1 साल से छोटे बच्चे में सीपीआर जब हम शुरू करते हैं उससे पहले पल्स चेक करते हैं तो उसकी मोस्ट साइट कौन सी रहती है। पहला है कैरोटिड, दूसरी है पोप्लिटियल, तीसरा है रेडियल और लास्ट है ब्रेकियल। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? बहुत अच्छे, अभी हमने बताया वो साइट कौन सी है, ब्रेकियल। वो साइट कौन सी है, ब्रेकियल। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कैरोटिड किस किस के अंदर है, तो एक एडल्ट के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर। अगर चिल्ड्रन और एडल्ट का पूछा जाता, यही बच्चा अगर 3 साल का होता तो जवाब कैरोटिड बन जाता, 5 साल का होता तो जवाब कैरोटिड बन जाता, 1 साल से ऊपर कोई भी उम्र होती तो जवाब कैरोटिड बन जाता। लेकिन ये बच्चा कौन सा है, चिल्ड्रन इन्फेंट है, उम्र 1 साल से कम है, तो क्या आंसर हो जाना चाहिए, ब्रेकियल। इन्फेंट के लिए ब्रेकियल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूबॉर्न के लिए इन्फेंट के लिए ब्रेकियल ही माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देखिएगा, ए नर्स इज टीचिंग सीपीआर टू ए ग्रुप ऑफ कम्युनिटी मेंबर। Ask the member group describe the reason why blind sweep, क्या लिखा है, why blind sweep are avoided in infant।
एक इन्फेंट के अंदर हमें लगता है कुछ मुंह में अटका हुआ होगा, चौक हुआ होगा, तो हम अंगुली डाल के अंदर घुमा लेते हैं ताकि जो है वो बाहर आ जाए, ब्लाइंडली बिना देखे हुए अंगुली अंदर डाल देते हैं, तो ये मना होता है। फॉरेन बॉडी रिमूव का ब्लाइंड स्वीप तरीका मना होता है, ये नहीं करना होता है। आप बच्चे में बैक स्लैप करो, चेस्ट थ्रस्ट दो, लेकिन उसमें ब्लाइंड स्वीप नहीं करना होता है। तो सवाल ने पूछा है कि ब्लाइंड स्वीप मना क्यों है, हम ब्लाइंड स्वीप वहां पे क्यों नहीं करते हैं? तो ऑप्शन है द ऑब्जेक्ट में बी फोर्स बैक फर्दर इनटू द थ्रोट, ऑब्जेक्ट जो है आगे गले में आगे जाने की और संभावना रहती है। दूसरा है द माउथ इज टू स्मॉल टू सी द ऑब्जेक्ट, मुंह बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है वहां पे। अगला लिखा हुआ द ऑब्जेक्ट में हैव बीन स्वेलो, बच्चा ऑब्जेक्ट को स्वेलो कर लेगा। और लास्ट है द इन्फेंट में बाइट डाउन द फिंगर, बच्चा अंगुली को काट जाएगा। अंगुली मुंह में मत डालो बच्चे के। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और आपके जवाब भी जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं, बहुत ही शानदार। मधु, सोनिया, प्रिया, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका रीजन है ब्लाइंड स्वीप करोगे और आगे चला जाएगा तो ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट में फोर्स फर्दर इनटू द, ऑब्जेक्ट में फोर्स फर्दर, गले में और आगे चला जाएगा। और अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो पूरा ब्लॉक कर देगा गले को, पूरा ब्लॉक ना हो इस बात का यहां पे ध्यान रखना होता है। तो ए करेक्ट आंसर है, बी, सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला है ए नर्स इज परफॉर्मिंग सीपीआर ऑन एन एडल्ट क्लाइंट, एडल्ट के अंदर सीपीआर दे रहे हैं। तो एडल्ट के अंदर आपको पूछा है कि कितना होना चाहिए चेस्ट का कंप्रेशन जो आप परफॉर्म करेंगे स्टर्नम पे, तो स्टर्नम कितना डिप्रेस होना चाहिए, कितना अंदर की तरफ धंसना चाहिए? आधा से 3/4, 3/4 से 1, 1.5 to 2 एंड 2 to 3 इंचेस। अभी हमने पढ़ा एडल्ट में कितनी डेप्थ में जाना चाहिए, बच्चों में आधा इंच हमने बोला कम कर दो। तो एडल्ट का क्या इंपॉर्टेंट चेस्ट कंप्रेशन था, जवाब लिखिएगा क्या आंसर होना चाहिए। सभी लोगों को जवाब लिखना और बेहतरीन तरीके से, और कमेंट बॉक्स तो राफेल की तरह चलना चाहिए, सभी लोगों को जवाब लिखना है। बहुत अच्छे रितेश, जितेंद्र, नेहा, हंसू, क्या बात है। एग्जैक्टली ये इंडिकेट करता है और आपके कमेंट ये बताते हैं कि आप समझ चुके हैं चीजों को, आप समझ चुके हैं कहानी कि ये है 1.5 से 2 इंच, क्या 1.5 से 2 इंच। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है, सी करेक्ट आंसर है। और ये आधा इंच कम हो जाता है चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर। तो करेक्ट एग्जैक्टली सी इज द करेक्ट वन। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। क्वेश्चन ये भी जबरदस्त है। क्या बोला जा रहा है? व्हेन ए नर्स इंस्ट्रक्ट द नर्सिंग स्टूडेंट टू डिस्क्राइब द प्रोसीजर दैट इज परफॉर्मिंग हेलमिंच मैनवर ऑन एन अनकॉन्शियस प्रेग्नेंट वुमन एट 8 month गेस्टेशन। अनकॉन्शियस प्रेग्नेंट वुमन है और 8 महीने का गेस्टेशन है, उस वुमन को हेलमिंच मैनवर दे रहे हैं। द स्टूडेंट डिस्क्राइब द प्रोसीजर करेक्टली, स्टूडेंट जो है वो प्रोसीजर को करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं। तो आपको बताना है कि क्या वहां पे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, कैसे करेंगे आप अनकॉन्शियस प्रेग्नेंट क्लाइंट के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परफॉर्म एब्डोमिनल थ्रस्ट अंटिल द ऑब्जेक्ट इज डिस्क्लोज। दूसरा है प्लेस द हैंड इन द पेल्विक टू परफॉर्म द थ्रस्ट, प्लेस ए रोल ब्लैंकेट अंडर द राइट एब्डोमेन and perform left lateral abdominal thrust until the object is disclosed. Which is the correct way? क्या तरीका रहेगा जो आप यहाँ पे क्या तरीका करेंगे जिससे प्रेग्नेंट लेडी है और वो अनकॉन्शियस है, हेलमिंच मैनवर अब आप वहाँ पे करना थोड़ा मुश्किल है, हाउ इट पॉसिबल, तो क्या तरीका है, कैसे देते हैं वो हेलमिंच मैनवर, हाउ इट वुड बी डन। बहुत अच्छे, याद रखिएगा वी हैव टू प्लेस ए रोल ब्लैंकेट, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रोल ब्लैंकेट जो है वो राइट एब्डोमेन के नीचे रखना है, क्या रखना है, रोल करके ब्लैंकेट जो है वो राइट एब्डोमेन के नीचे वहां पे रखना है, जिससे साइड सा टिल्ट हो जाएगा और लेडी लेफ्ट साइड में हो जाएगी। तो जो ग्रेविड यूट्रस है वो कंप्रेस नहीं करेगा वहां पे जो है इंफीरियर वेना केवा को, और उससे जो है प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पे मदर के अंदर, है ना। सुपाइन हाइपोटेंशन जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादातर होता है, तो ये थोड़ा लेटरल हो जाएगा और फिर हम एब्डोमेन नहीं थोड़ा ऊपर चेस्ट वाले एरिया में यहाँ पे थ्रस्ट देते हैं, है ना। एग्जैक्टली जो थ्रस्ट की साइट होती है वो एग्जैक्टली ग्रेविड यूट्रस पे कंप्रेशन नहीं लगना चाहिए, तो उससे ऊपर की तरफ वहाँ पे देते हैं, इसको चेस्ट थ्रस्ट के नाम से जानते हैं, है कि नहीं है। तो वहाँ पे हेलमिंच मैनवर का साइट बदल के थोड़ा चेस्ट की तरफ हो जाता है, एब्डोमेन पे ग्रेविड यूट्रस होता है, उस पर प्रेशर नहीं लगना चाहिए, इस बात का आपको वहाँ पे ध्यान रखना होता है। तो हेलमिंच मैनवर की हमने बात कर ली। अगला देखिएगा, द रिकमेंडेड दैट इज आइडेंटिफाई कार्डियक अरेस्ट इन एन अनरेस्पॉन्सिव विक्टिम विद नो ब्रीदिंग, कोई ब्रीदिंग नहीं है और कोई नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं है,
हेल्थ केयर प्रोवाइडर चेक ए पल्स फॉर नो मोर देन, पल्स को इतने टाइम से ज्यादा नहीं देखना है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और आप बहुत अच्छे से इसका रेस्पॉन्ड करेंगे, आई नो वेरी वेल, क्योंकि थ्योरी को आपने बड़ा अच्छे से सुना है। तो यहां पे बोला जा रहा है 25, 10, 15 और 20, 4 ऑप्शन है। पल्स को कितनी देर के लिए असेस करना होता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। यस इट इज, बहुत अच्छे। 10 सेकेंड सर, 10 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं लेना है। 10 सेकेंड में आई पल्स है या नहीं है, आर पार की लड़ाई, नहीं तो कंप्रेशन शुरू करेंगे कॉल करने के बाद में, कॉल करने के बाद में, इमरजेंसी हेल्प को बुलाने के बाद में सीपीआर स्टार्ट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड हमने वहां पे पढ़ा कि बता दीजिए कि किसको जरूरत है सीपीआर की। विक्टिम विद पल्स एंड हैविंग ट्रबल ब्रीदिंग, victim with chest pain and indigestion, victim who is unresponsive, no normal breathing and absent inadequate pulse, and victim who is unresponsive but is breathing adequately। सबसे पहला शुरुआती हमने इसी से किया था कि सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की एलिजिबिलिटी क्या है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन कि हु इज द एलिजिबल फॉर सीपीआर। कौन सीपीआर के लिए एलिजिबल है, कौन सीपीआर के लिए एलिजिबल है। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, सभी लोगों ने राफेल की तरह कमेंट चलाया और बोला कि एलिजिबिलिटी तो ये है सीपीआर की। तो सीपीआर के लिए कौन एलिजिबल है, सीपीआर क्या होता है, सीपीआर किसको देते हैं, सीपीआर कब बंद कर देते हैं, सीपीआर कैसे देते हैं, फॉरेन बॉडी को कैसे रिमूव करते हैं, एयरवे को कैसे ओपन करते हैं, और सीपीआर जो कि एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है और एक आदमी को जब तक उसके हार्ट और लंग्स वापस काम ना करे, डेफिनेटिव हेल्प ना पहुंचे, तब तक वाइटल ऑर्गन को जिंदा रखने का एक तरीका होता है सीपीआर। तो आई होप कि इस छोटे से सेशन में आपने सीपीआर को अपने दिमाग में पक्का कर लिया है और इस नॉर्सेट में सीपीआर से बनने वाले किसी भी क्वेश्चन को हम गलत नहीं करेंगे, ये आपने तय कर लिया है। तो आज का ये सेशन देंगे हम यहीं पे विराम और मिलेंगे कल सुबह जो 9 बजे क्लास होना है। कल का टाइमिंग शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा और करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें नए सिस्टम के साथ में। एमएसएन जो कि धमाकेदार सब्जेक्ट रहता है इस एग्जाम के अंदर, बेहतरीन क्वेश्चन हम डील करेंगे स्पेशल फॉर नॉर्सेट। और हमने हल्ला बोल दिया है तो समझ लीजिए कि इस हल्ले बोलने के अंदर बहुत सारी चीजें होगी। तो कल 9 बजे बिल्कुल मिस मत करिएगा, सेशन बड़ा जबरदस्त होगा। आज भी 2 सेशन होने हैं शाम के समय, उनसे जरूर जुड़िए। अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को कॉन्फिडेंट करिए, अपने ज्ञान का आकलन करिए और कोशिश यही रहेगी कि इस नॉर्सेट की खोपड़ी में छेद करके ही दम लेंगे। कहानी इतनी है कि किसी ने बड़ा खूब कहा है, हो रहा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। संघर्ष को, गति को रुकने मत दीजिएगा, कंटिन्यू जारी रखिएगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिएगा, पॉजिटिव सोचेगा, बुरी बातों को न सुनना है, न देखना है, न समझना है। अपने आप को मजबूत रखे, अपने माता पिता के सपनों के बारे में सोचे, नींद को कम कर देवे, कम से कम नींद लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी को फोकस करें, स्मार्टनेस के साथ में पढ़ें, स्मार्ट स्टडी करें। किसी ने खूब कहा कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। तो संकल्प के साथ में पढ़ाई करें कि मैं मेरे माता पिता की खुशी के लिए इस नॉर्सेट की खोपड़ी में छेद करूंगा। तो संकल्प जो है वो टूटना नहीं चाहिए, है ना। हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। और संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये हल्ला बोल उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज की तरफ से आगाज हो चुका है और अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुकाबला कांटे का होगा और इस मुकाबले के अंदर इस बार लक्ष्य को कदमों में लाके गिराएंगे और उस दिन सच्ची खुशी जो है वो महसूस करेंगे। तो इसी के साथ में आज के इस सेशन को देते हैं विराम, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।